Hello, everyone. Welcome to this event organized by Black Hole. And today will talk about economy. The title is Reforms in Pakistan, No and Never. And in this regard, the Pakistan Institute of Development Economics has produced a Charter of Economy. So we would like to discuss that document with you and what we are proposing at PIDE. So basic objective जो ये document है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि वी नीड सम रिफॉर्म मूवमेंट फ्रॉम आवर academia, from our society. So, as we can see, the politicians are failing us. Our economy is nosediving, and there is a little bit roadmap available to them. So, as an academia, it is our responsibility to be a part of such charter. हम नहीं चाह रहे कि जैसे कि पॉलिटिशियंस ने पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया है जिसका किसी भी सिविल सोसाइटी के बंदों को पता नहीं है कि क्या उसकी टर्म्स थी क्या थी। हम चाह रहे हैं कि इस दफ़ा जो भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी बने उसमें जो एकेडेमिया है, सिविल सोसाइटी है, उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, तो ऑब्जेक्टिव वो। और सेकंड, इस डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम चाह रहे हैं कि हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये एक रिफॉर्म एजेंडा आप इसको समझ लें जो पाइड प्रपोज कर रहा है कि इन एरियाज़ में हमें ये रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सो कीपिंग इन माइंड दीज टू ऑब्जेक्टिव्स वी विल टॉक अबाउट 4 मेन थीम्स। हम 3 से 4 मेन थीम्स पे काम जो है वो डिस्कशन करना चाहेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ पॉलिटिक्स, पोलिटिकल अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है, उसका क्या हल है, उसके लिए क्या प्रपोज्ड सोल्यूशन हो सकते हैं। दूसरा, हम चाह रहे हैं हम बात करें आपके साथ गवर्नेंस पे कि पाकिस्तान में गवर्नेंस के क्या इश्यूज़ हैं, उनके लिए क्या सॉल्यूशंस जो हैं वो हम प्रपोज कर सकते हैं। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, हम इकोनॉमी पे जो डीप डाउन थोड़ा सा हम जाएंगे, उस पर हम देखेंगे क्या इश्यूज़ हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। सो ये तीन मेन थीम्स हैं जिन पे हम काम करेंगे। नो कमिंग बैक टू सम बेसिक फैक्ट्स। अगर आप पाकिस्तान का ग्रोथ प्रोजेक्शंस देखें, ग्राफ अगर आप बनाएं उसका, तो आपको ये बड़ा क्लियर नज़र आएगा कि पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है। बाकी दुनिया में आप हमारे नेबर कंट्रीज़ में देख लें। अच्छा, एज एन इकोनॉमिस्ट ये हमारी सबसे बड़ी एक कह लें कि बुरी आदत होती है, वी ऑलवेज लुक एट कंपैरेटिवली। देयर इज़ अ फेमस जोक, समवन आस्क्ड एन इकोनॉमिस्ट हाउ इज़ योर वाइफ एंड शी रिप्लाइड रिलेटिव टू व्हाट। सो वी ऑलवेज कंपेयर थिंग्स। तो अगर आप इंडिया के साथ देखें, उनकी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, पाकिस्तान का नेगेटिव है। अच्छा, ये एक इकोनॉमिस्ट के लिए बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ नेगेटिव है। अब ग्रोथ के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, बेसिक क्वेश्चन ये आता है। उसको हम इस तरह समझ लें सिंपली कि कुछ लॉन्ग टर्म जो हैं वो ड्राइवर्स होते हैं ग्रोथ के, और कुछ शॉर्ट टर्म ड्राइवर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ का ड्राइवर जो होता है वो है प्रोडक्टिविटी, जिसको टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी हम कहते हैं या लेबर प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। तो हमने पाइड में ये काम प्रोड्यूस किया। पाइड ने बड़ा एक्सटेंसिव इस पे काम किया हुआ है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी पे भी और लेबर फैक्टर प्रोडक्टिविटी पे भी। अगर आप लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स ग्रोथ के देखें तो उनका ट्रेंड भी डाउनवर्ड है। इट मीन्स कि लॉन्ग टर्म में भी हमें नज़र नहीं आ रहा है कि हमारी जो ग्रोथ है वो कुछ पॉजिटिव होगी, कुछ अच्छे अशारी आएंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में इसी तरह इकनॉमिक ग्रोथ के 2 मेन ड्राइवर्स होते हैं जो कि लिटरेचर में वेल नोन है। एक है आपके पास इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है आपकी जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है कि आपकी कितनी जो लेबर फोर्स है वो एम्प्लॉयड है। अगर आप इन्वेस्टमेंट को ग्राफ बनाएं वो भी, तो आपको बड़ा क्लियर नज़र आएगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट ओवर द टाइम डिक्लाइन हो रही है। इस साल 9.8% पे है, 9.8% ऑफ जीडीपी। सो शॉर्ट टर्म ड्राइवर्स भी हमें कोई अच्छे इंडिकेशंस नहीं दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म जो ड्राइवर्स हैं वो भी अच्छे इंडिकेशंस नहीं दे रहे हैं कि हमारी इकानॉमी किसी सही समत पे नहीं जा रही। कीपिंग इन व्यू दीज फैक्ट्स, पाइड ने चाहा कि हम देखें कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उन्हीं की तरफ हम इस डॉक्यूमेंट में आपके साथ चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ इंटरेक्ट करें। जो आपके व्यूज़ हैं, आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे तक ताकि शेयर हों। तो हम आते हैं पहले, सबसे पहले हम ये चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान की वो बड़ी ख़राब है। हर कोई आप न्यूज़ देखें तो जितने भी आपके पास टॉक शोज़ हैं उसमें 90% बात ही पॉलिटिक्स की हो रही है।
तो इसमें मैं ये चाहूँगा शाफ से पूछना कि शाफ आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कौन से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो हैं वो क्रिटिकल हैं, किन एरियाज़ में उनकी ज़रूरत है और क्यों है? थैंक यू डॉक्टर वकार। देखिए, सबसे पहले जब हम इकॉनमी की बात कर रहे हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी कि क्या हमारे पास कोई इकोनॉमिक प्लान मौजूद है भी या नहीं, राइट? अगर हम सिर्फ डिफरेंट फैक्ट्स देखें, रीसेंट हैपनिंग्स देखें जो हो रही हैं कि हमारे रिजर्व्स जो हैं वो $3 बिलियन से भी चले गए, यानी हम अगर इंपोर्ट्स, अभी तो हमने बहुत ज़्यादा बैन की हुई हैं, बट अगर हम प्रॉपर इंपोर्ट्स होने दें तो 3 हफ्ते के रिजर्व्स भी शायद हमारे पास नहीं है इंपोर्ट्स को फंड करने के। हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो अनस्टेबल है, राइट? बहुत ज़्यादा उसमें एकदम फ्लक्चुएशंस हैं, और वो भी हमारी अपनी इंटरवेंशन की वजह से। हम एक दफ़ा फिर IMF के दरवाजे पे हैं। 23 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, 23 दफ़ा हम उनसे लोन्स ले चुके हैं। जो प्रोग्राम और कमिटमेंट हम उनके साथ करते हैं उनमें से हमने आज तक कोई भी पूरी नहीं की, राइट? जिस वजह से हम वहाँ पे फेमस हैं एज अ वन ट्रांच कंट्री, कि हम एक दफ़ा किस्त लेते हैं, जो प्री कंडीशंस होती हैं वो मीट करते हैं, बट उसके बाद जो हमने फॉलो अप कंडीशंस होती हैं हम वो मीट नहीं करते। और हम वही अपनी पुरानी गलत पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसलों में लग जाते हैं। हमारे रेमिटेंसेस का डाउनवर्ड ट्रेंड है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, राइट? सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो ये शो कर रही हैं कि हमारे पास कोई इकोनॉमिक फोकस नहीं है, कोई हमारे पास इकोनॉमिक प्लान नहीं है, राइट? और इसकी एक मेजर वजह जो हम समझते हैं वो ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, और वो पॉलिटिकल इश्यूज़ ये नहीं है कि हमारी शायद गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स चेंज हो रही हैं, लेकिन आप देखें तो पॉलिसी गवर्नमेंट की तकरीबन एक जैसी है सबकी। और वो पॉलिसी ये है कि देयर इज़ नो पॉलिसी, उनका फोकस टोटली सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे है। और वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी वो जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, जिनका कोई लॉन्ग टर्म रिटर्न नहीं है, जिनकी कोई इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं है, राइट? सो हमारी ज़रूरत ये है, ये जो इकोनॉमिक इश्यूज हम फेस कर रहे हैं उनको अगर हमने ठीक करना स्टार्ट करना है, सो वी बिलीव उसके लिए हमें अपना पॉलिटिकल फोकस सबसे पहले ठीक करना होगा। एंड अनटिल लेस वी स्टार्ट डूइंग दैट, अनटिल लेस हम अपने पॉलिटिकल और पर्सनल गेन्स से बाहर निकल के जब तक हम नहीं देखेंगे कि मुल्क के फ़ायदे में क्या पॉलिसीज़ हैं, अनटिल देन वी विल नॉट बी एबल टू इवन स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स एन इकोनॉमिक रिफॉर्म। इस डॉक्यूमेंट में आपने एक बात की हुई है कि वी नीड टू डी लिंक पॉलिटिक्स विद इकोनॉमिक्स। जो एक ले मैन है उसके जहन में ये आता है कि ये डी लिंकिंग जो है वो तो पॉसिबल नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि ये दोनों जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? इस पे मैं सदाम से चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें एलेबोरेट करें कि ये कैसे हम इकोनॉमिक्स को और पॉलिटिक्स को डी लिंक कर सकते हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर वकार। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की हमने इसमें लिखा है और हमें सोशल मीडिया पे भी फीडबैक आया है कि ये थोड़ा आइडियलिस्टिक है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स तो डीलिंक हो ही नहीं सकते। तो अगर आप हमारा डॉक्यूमेंट पढ़ें, हमने भी उसमें ये नहीं कहा कि आप मुकम्मल तौर पे डीलिंग करें, टू दी एक्सटेंट जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक करें। अब नई हुकूमत आती है, पार्टी ए या पार्टी बी हुकूमत में आती है, उसका अपना जो मैनिफेस्टो होता है, अपना विज़न होता है, कुछ चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं, उसका अपना एक ब्लूप्रिंट होता है, तो उस हद तक तो ठीक है। मगर हर चीज़ में इकोनॉमिक्स लेके आना शायद ज़रूरी नहीं है। वीसी को अपॉइंट करने में शायद वी डोंट नीड अ पॉलिटिकल मूव, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मूव होनी चाहिए ऑन मेरिट। किसी सिटी को ठीक करने में, किसी जगह रोड बनाने में, किसी जगह फैक्ट्री लगाने में, किसी जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने में, दीज आर ऑल टेक्निकल मैटर्स। बट हमारे यहाँ ये सब चीज़ें घूमती हैं कि हु इज़ इन पावर। अगर पार्टी ए है पावर में तो इकोनॉमिक जोन कहीं और बनेगा, अगर जो पार्टी बी है वो है तो इकोनॉमिक जोन कहीं और बनेगा। पार्टी ए पावर में है तो रोड कहीं और बनेगी, पार्टी बी है तो एक्सप्रेसवे कहीं और बनेगा। जबकि ये टेक्निकल मैटर्स हैं। एक्सप्रेसवे मोटरवे वहाँ बनना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहाँ बनना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है, अस्पताल वहाँ बनना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो हम जो कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों में, हर चीज़ में, दीज आर ए पॉलिटिकल एंड टेक्निकल इश्यूज़, इसको ख़त्म होना चाहिए। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि हॉस्पिटल कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा? डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई बॉडी होगी ना जो ये डिसाइड करेगी कि कौन सा पॉलिटिकल, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ पे होगी। क्या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, लोकल गवर्नमेंट का काम है, या वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो डिसाइड करेगी? तो इसके बारे में आपका डॉक्यूमेंट क्या कहता है शाफ?
देखिए पाकिस्तान में एक बहुत निगलेक्टेड आप कह सकते हैं कि आर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, आर्म ऑफ द स्टेट है, और वो है लोकल गवर्नमेंट। हमारी जितनी भी लोकल डेवलपमेंट है, अ, हमारी जितनी भी लोकल डेवलपमेंट है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो लोकल सतह पे हो। क्योंकि कहाँ पे गली बननी है, कहाँ पे सड़क बननी है, कहाँ पे अस्पताल बनना है, कहाँ स्कूल बनना है, ये फैसला एक कम्युनिटी सबसे बेहतर खुद कर सकती है अपने लिए, और उनका जो सबसे बेहतर नुमाइंदा है वो वही है जो उनमें से आया हो। जब हम दुनिया में भी देखें, जैसे आपने एग्जांपल दी कि हमारी एज इकोनॉमिस्ट आदत है कि हम कंपेयर करते हैं, सो हम ग्लोबली भी देखें, वहाँ पे वेल डिफाइंड जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं हर गवर्नमेंट के आर्म की, राइट। हम चंद एक आध इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो ये कहते हैं कि वो अपने आईनी दायरे कार में काम करें, लेकिन ये मेरे ख्याल से सबकी ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है ये डिफ़ाइन करने की कि पार्लियामेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। क्या हम जब एक एमएनए एमपीए को वोट देने जाते हैं, क्या वाकई उसका काम ये है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ठीक कराएगा, या हमारा अगर कोई एफआईआर हो जाती है हमें जेल से छुड़ाने आएगा, या उसका काम है कि वो मुल्क के लिए कानून साजी करे और पॉलिसीज़ बनाए और पॉलिसीज़ को मॉनिटर करे उनकी इम्प्लीमेंटेशन। ये जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, इसके लिए सबसे जो अहम है वो है लोकल गवर्नमेंट। और इस टाइम पे जो हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो या तो हमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे एमएनएज एमपीएस को दिया हुआ है, या हमने ब्यूरोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स डीसीज और एसीज को दिया हुआ है, राइट। सो हमारा आप अगर उठा कर देखें, जो हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है सालाना, पीएसडीपी, पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ पॉलिटिकल सर्विस डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। तो वो बेसिकली उसमें भी आप देखें तो वहाँ प्रोजेक्ट्स इसी तरह के हैं जो कि एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट को डिसाइड करने चाहिए, जो कि सिटी लेवल पे जिनका फैसला होना चाहिए। अगर आप न्यूयॉर्क में जाके देखें तो न्यूयॉर्क में जो फैसले होने हैं वो न्यूयॉर्क का मेयर करेगा। लंदन का मेयर जो है वो लंदन के फैसलों में हो सकता है यूके के प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावरफुल हो, बिकॉज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसी कम्युनिटी से आया है। एक ब्यूरोक्रेट या एक एमएनए जिसका काम कानून साजी है, वो ना तो बेहतर फैसले जान सकता है, ना वो उसको सही तरह प्रॉपर डिलीवरी उन चीज़ों की कर सकता है। सो लोकल गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्म है हमारे गवर्नेंस का, हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी का, लेकिन पाकिस्तान से वो कम्प्लीटली मिसिंग है। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टीयर है डेमोक्रेसी में, किसी में भी। लेकिन आपने यहाँ पे बात की कि जो एमएनए है या एमपी है उसका काम पॉलिसी मेकिंग है, कानून साजी करना है। तो क्या पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है वो अपना फंक्शन नहीं कर रही? क्या हमारे लॉ मेकर्स जो हैं वो कानून साजी नहीं करते हैं? मेरी नज़र में तो वही सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि नहीं, हमें पार्लियामेंट में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? वो क्यों हमें ज़रूरत है उस चीज़ की? वकार साहब ने खुद ही जवाब दे दिया कि मेरे ख्याल में वो सभी कुछ कर रहे हैं। इट्स असेंबली ऑफ द किंग्स, कि जब कोई एमएनए आता है, एमपी आता है, उसका जो इलाका होता है वो कानून साजी, रोड बनाना हो, शादी ब्याह पे जाना हो, कुछ भी करना हो, वो उसका किंग बन जाता है। और यही हमारी ख़राबी है, हमारा अपरेटस ख़राब है। जिनको लॉ मेकिंग करनी है वो लॉ मेकिंग वो नहीं कर रहे, वो रोड बना रहे हैं। जो ठेकेदार हैं जिनको रोड बनाना चाहिए वो इलेक्शन में आ रहे हैं और मीडिया कैंपेन्स में आ रहे हैं। पता नहीं, हमारा पूरा अपरेटस ख़राब है। तो इस वजह से जब एक मकान ख़राब होता है ना, तो आप वो करते हैं, उसको रिफर्निश करते हैं, थोड़ी सी रेनोवेशन करते हैं, पेंट शेंट करते हैं, फिर कुछ ऐसे बाद इक्विपमेंट चेंज करते हैं, वॉशरूम का ईंटें लगाते हैं। बट एक टाइम आता है जब मकान की लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है। देन यू हैव टू बुलडोज इट एंड फिर से बनाना है। तो इसमें हम ये प्रपोज़ करें कि अब जो ये पूरा सिस्टम है, अगर आप जूम आउट जब आप करें तो फिर आपको लगेगा कि चीज़ें इंटरलिंक हो रही हैं और सब चीज़ें ख़राब हैं। तो ये जो 6-7 थीम्स है उसकी सब थीम्स, हम इसको पूरा ऑपरेटर्स को हम देख रहे हैं कि लॉ मेकर्स को लॉ मेकिंग करनी है, ये ऑपरेटर्स ठीक करें। मिनिस्टर्स को एग्जेक्टिव ब्रांच है, वो एग्जेक्टिव काम करे, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन करे। सर्विस डिलीवरी लोकल हुकूमतों का काम है, रोड बनाना है, अस्पताल बनाना है। लोकल गवर्नमेंट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। तो हमारे यहाँ सब उलट चल रहा है, लोकल गवर्नमेंट एब्सेंट है, कंटिन्यूटी नहीं है। हर गवर्नमेंट आती है, अपना न्यू फ्रेमवर्क लेके आती है। एमएनएस जो हैं लॉ मेकिंग के बजाय रोड्स बना रहे हैं। मिनिस्टर्स वो भी एक अथॉरिटेटिव डोमेन्स हैं, उनकी मिनिस्टरशिप के लिए लोग आते हैं और मिनिस्ट्री खुद इंटरफेयर करती है ऑन द ग्राउंड लेवल, जबकि मिनिस्ट्री काम सिर्फ ओवरसाइट होना चाहिए। एक मिनिस्ट्री का काम विज़न होता है कि विज़न देना कि मिनिस्ट्री हमने ये, फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसका एक विज़न है कि 20 साल में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई इस हद तक लेके जाना है स्कूल एजुकेशन में।
और वो सिर्फ उसको देखे कि इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन तक रहे, खुद ठेकेदारी उसमें ना करे, खुद उसमें इन्वॉल्व ना हो, उसका काम अंपायर वाला होना चाहिए। तो हमें ये पूरे अपरेटस को ठीक करना है। उसमें अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये एवोल्यूशन नहीं हो पा रहा बिकॉज हमारे यहाँ सिमिलर फेसेस आ रहे हैं। अब 3-4 ही जो पार्टीज़ हैं डोमिनेंट वो आ रही हैं, कंपटीशन नहीं है। जब कंपटीशन नहीं होता तो एवोल्यूशन नहीं होता, चीज़ें स्टैगनेंट रहती हैं। तो हम इसमें चाह रहे हैं कि जी जो लॉ मेकर्स हैं उनके ऊपर जो फैमिली लिमिट और टर्म लिमिट रखी जाए, जिस तरह बाहर की दुनिया में होता है। आप देखें हमारे एक जो है मेंबर है 8 मरतबा इलेक्ट होकर आ रहा होता है, एट अ टाइम हम कह रहे हैं फैमिली लिमिट्स होनी चाहिए। अब हमने नंबर नहीं स्पेसिफाई किया बिकॉज वी नीड अ कन्वर्सेशन टू किक स्टार्ट, और उस पर एक कंसेंसस हो कि 2-3 बार के बाद बस ख़त्म हो जाना चाहिए, न्यू फेसेस आने चाहिए। एक टाइम के ऊपर असेंबली में फैमिली लिमिट होनी चाहिए, एक ही बार 8 फैमिली के मेंबर्स होते हैं इकट्ठे, तो 2 या 3 होने चाहिए, नंबर जो भी हो, बट एक मिनिमम नंबर अपर जो होती है ना, कैप रखनी चाहिए कि 3 से ज़्यादा मेंबर ना हो। तो ये हमने करना है। और लोकल गवर्नमेंट में सिटी हुकूमतें जो हमारा अब जिस तरह मेजर सिटीज़ हैं हमारे, तो उनका अपनी सिटी हुकूमतें होनी चाहिए और उनका अपना जो मेयर होना चाहिए, इलेक्टेड मेयर, आवाम उसको मुंतखब करे। मेरी रोड नहीं बनती है तो मुझे समझ नहीं आता है हु शुड आई गो टू, किसको कंप्लेंट करूं। मैं एक डिपार्टमेंट जाता हूँ, कहते हैं उनका काम है, ये उनका काम है। तो इलेक्टेड मेयर जो होता है, पर आपको पता है कि हमारा मेयर है, जो भी करना है इसने करना है, इसने ऑर्डर देना इसी ने देना है, इम्प्लीमेंट करना इसी ने देना है, अथॉरिटी इसी के पास है। तो अकाउंटेबल होता है। अगर आपकी रोड नहीं बनती है, स्कूल ख़राब है, अस्पताल में इलाज सही नहीं हो रहा है, तो यू कैन डी इलेक्ट या अगले इलेक्शन में उसको आने ही ना दें, या उसके और भी मैकेनिज़्म हैं कि टाइम से पहले भी उसको हटा सकते हैं। मगर हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरा आखिरी पॉइंट, कि पैरेलल सिस्टम होता है। हम चाहे मेयर भी बना दें, 1-2 दफ़ा हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है, उसके साथ पैरेलल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर भी होते हैं, फिर फेडरल का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो जब तक ये होगा सिस्टम नहीं चलेगा। मैं आपको कहूँ कि जी आज के बाद जो ये इंतज़ाम है ये आपने संभालने फूड का, बट वो हमसाया आपको देख रहा है, आपने कोई मिस्टेक की तो फिर ही कैन नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ही कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। सिटी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का मेयर अपना हो, उसके जो सिविल सर्विसेज हों वो अपनी हो, डिप्टी कमिश्नर प्रोविंस से ना आए, फेडरल से ना आए, वो उधर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में ठीक है, फेडरल वाले फेडरल में बैठे। लोकल गवर्नमेंट की अपनी जो सिविल सर्विस है वो होनी चाहिए, तो तब जाके इंडिपेंडेंट हो सकेंगे, तब जाके फंक्शन हो सके। अगर आप 3-4 सिस्टम इकट्ठे लेके चल रहे हैं इन पैरेलल, फिर किसी को कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। सदाम की बात को इधर आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमें सोचना चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर की तरफ। जैसे इन्होंने ये कहा कि हमारे पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस या मल्टीपल आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं जो कि एक ही काम के लिए बने हैं। तो जहाँ उनको फ़ायदा अपना नज़र आता है वो काम उस पे लड़ते हैं कि ये काम मेरा करने का है, और जहाँ उनको फ़ायदा नज़र नहीं आता वो काम अपने सर से उतारने का करते हैं। और ये इशू सिर्फ किसी एक लेवल पे नहीं है। जैसे सदाम ने एग्जांपल दी कि हमारे पास लोकल लेवल पे कभी लोकल गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन साथ हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक सेटअप भी है, साथ हमारे पास म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस भी होती है। इसी तरह अगर हम हाईएस्ट लेवल पर चले जाएं, पार्लियामेंट के लेवल पे चले जाएं, तो वहाँ पे हमारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जो फ्यूजन है उसमें भी बहुत ज़्यादा जैसे हम कह सकते हैं कि मसाइल बनाए हैं हमारे लिए, कि वही मिनिस्टर्स जिन्होंने आके ये चेक करना है, वही मेंबर पार्लियामेंट्स जिनका ये काम है कि जो पॉलिसी कैबिनेट या एग्जीक्यूटिव बना रहा है उसको इवैल्यूएट करें, उस पर बहस करें, उस पर अपने डिसएग्रीमेंट शो करें अगर हैं, उसमें कोई चेंजेस प्रपोज करें। लेकिन उन्हीं में से जब इतनी बड़ी तादाद जो है वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स बन जाती है, मतलब बाय लॉ अगर आप देखें तो कहा जाता है कि 11% ऑफ द हाउस जो है वो आ सकता है एज मेंबर कैबिनेट्स, राइट। दैट मीन्स कि आपको बाय लॉ 50 मिनिस्टर्स रखने की इजाज़त है। मतलब इतनी फौज में मैं आपको अगर इंटरेक्ट करूं, हमने तो भी 85 का कैबिनेट रखा हुआ है। बिल्कुल। और क्या आप इसमें भी को कैबिनेट में भी तब्दीली चाह रहे हैं कि नहीं, हम इससे ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? अभी 85 है, उनमें से अगर हम ये चेक करें कि पोर्टफोलियोज कितनों के पास हैं, तो उसमें से बहुत सारे हैं जो कि विदाउट पोर्टफोलियो भी चल रहे हैं, राइट। रिसेंटली वो तो खिदमत कर रहे हैं ना। रिसेंटली एक गवर्नमेंट की ही एक ऑर्गेनाइजेशन में हुआ ऐसा वाकया कि एक स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ गए मिलने
किसी से, तो उन्होंने बताया जाके कि जी मैं स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो जो आपके हेड हैं उनसे मीटिंग है, उनको बताइए कि मैं आया हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी अच्छा आप किस चीज़ के स्पेशल असिस्टेंट, उन्होंने कहा जी किसी चीज़ का नहीं, सिर्फ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हूँ, राइट। तो प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं है, कोई काम नहीं है, राइट। सो ये चीज़ मैंने जैसे कहा कि 11% अलाउड है उसमें, कि 11% ऑफ द हाउस शुड बी पार्ट ऑफ द कैन बी पार्ट ऑफ द कैबिनेट, वो भी 50 के करीब बंदे बनते हैं, दैट्स अ वेरी लार्ज नंबर। जो हम प्रपोज कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देखिए आप कैबिनेट का साइज रिस्ट्रिक्ट करें, और पार्लियामेंट में से आप 10 से ज़्यादा ना लें, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे वाकई आपको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है। जैसे अब मिसाल के तौर पे एक फॉरेन पॉलिसी है, वो हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपना एक फॉरेन पॉलिसी का भी नहीं, मैं मैंडेट आपकी लेकर बात आती से है। एग्री करता हूँ। लेट्स बिल्कुल से गवर्नमेंट ने 10 तो पार्लियामेंट से ले लिए, लेकिन साथ 70 जो हैं वो एडवाइज़र ले लिए या एक्सपर्ट्स ले लिए, फिर नहीं, मैं इसी पे आ रहा था कि साथ हमें जाहिर बात है जहां जरूरत हो वहां प्रोफेशनल्स का इनटेक भी होना चाहिए, लेकिन एक मैक्सिमम नंबर अलॉट होना चाहिए कि इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। हमने प्रपोज किया 25 का, लेकिन हो सकता है अगर प्रॉपर वर्किंग की जाए इतनी भी ज़रूरत ना हो। सो मैक्सिमम हम कह रहे हैं आप 8 से 10 ऐसे रखें जो कि पार्लियामेंट से हों, बट उसके साथ आप प्रोफेशनल दें, वो तादाद भी आपकी 20-25 से ज़्यादा की ना हो। बिल्कुल हालांकि मैं बहुत सारे ममालिक हैं जो हमसे बहुत बेहतर रन हो रहे हैं और हमसे बहुत छोटी कैबिनेट साइज के साथ। सो मैं जो आपकी बात से समझाऊँ कि पार्लियामेंट का काम है कि वो कानून साजी करे, पॉलिसी मेकिंग करे, और एग्जेक्टिव जो ब्रांच है, जो कैबिनेट है हमारी, उसका काम है कि वो देखे कि आया वो जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, यानी मॉनिटरी एंड इवेल्युएशन करें। दैट्स इट। सो ये बिल्कुल तो हमारे पास आइडियल हो गया। चलिए हम इससे थोड़ा सा पीछे आते हैं, हम इलेक्शंस पे आते हैं कि आप लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन मैकेनिज़्म है इट्स फ्लॉड। डोंट यू थिंक कि ये तो वही पॉलिटिकल स्लोगन है जो हर हारने वाली पार्टी कहती है कि नहीं इलेक्शन जो था वो फ्लॉड था? ठीक है, आपके और उस पॉलिटिकल जो स्लोगन है उसमें क्या डिफरेंस है? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के सिस्टम में इलेक्शन क्यों फ्लॉड है? और दूसरा ये है, आपने एक बड़ी अजीब सी बात की है इसमें कि हर साल पाकिस्तान में इलेक्शन साल होना चाहिए, उससे आपकी क्या मुराद है? इस पे ज़रा बताएं। अच्छा, जो पार्टी हारती है वो तो कहती है कि इलेक्शन फ्लॉड था, फ्रॉड नहीं, फ्लॉड था और ये इसमें ठीक नहीं हुआ। हम ये कह रहे हैं कि पूरा जो सिस्टम है वो मतलब हर पार्टी तो अपने हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से कि जी हमें सीटें नहीं मिली तो फ्लॉड था, बट कोई ये बात नहीं करता कि इलेक्शन सिस्टम को ठीक करना है। हमारे पास जो वे आउट है वो क्या है? हम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन सिस्टम ना बहुत ग्रे एरिया है। आप लोगों में से, मैं आप सामने बैठे, अच्छा सब मुंतज़िर हैं कि हम शायद आखिर में कोई हल बताएंगे किस तरह हल होना है। तो ये कन्वर्सेशन है, ये कुछ ब्लूप्रिंट्स हैं, कुछ एग्जांपल हैं पूरी दुनिया से जो हम सीख सकते हैं। तो इलेक्शन में ये है कि आज तक ये ग्रे एरिया है, हमें समझ नहीं आता। मैं एक बंदे को वोट मैं देता हूँ, ए पार्टी का बंदा है, और जब हुकूमत बनती है, अलाइंसेस बनते हैं, तो चीफ मिनिस्टर बी पार्टी का होता है और प्राइम मिनिस्टर सी का होता है। तो मैंने जिस मैनिफेस्टो को, जिस चीज़ को वोट दिया, वो आगे जाके तो कुछ और चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है। तो हमारे यहाँ ये एक फ्लॉड चीज़ है। इसमें दुनिया में मुख्तलिफ मैकेनिज़्म हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो इलेक्शन होते हैं। जैसे सेकंड राउंड जो मैं समझता हूँ, अभी उसका टाइम नहीं है, हमारे इसमें लिखा हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म के मैकेनिज़्म हैं। जो सेकंड राउंड है, मैं समझता हूँ कि शायद उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मेरी इंडिविजुअल जो ओपिनियन है कि उसमें ये होता है कि 4 पार्टीज टॉप के ऊपर आ जाएं, तो फिर आप सेकंड राउंड करते हैं कि इन चारों में से आपने शायद जिस पार्टी को वोट दिया वो आउट होगी हो, उनमें से रह गई 4, फिर आप वोट करते हैं। तो उससे ये है कि 2 पार्टीज़ और इवेंचुअली एक पार्टी मेजॉरिटी में आ जाती है, तो वो पार्टी फिर स्ट्रांग होती है, उसके पास सीटें भी 2/3 होती हैं, मेजॉरिटी भी होती है, देन दे कैन इम्प्लीमेंट रिफॉर्म और ये सब चीज़ें। सेकंड जो सेनेट है, सेनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपर हाउस है हमारा, वहाँ प्रोविंसेस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। और अगर किसी को लगता है कि कोई चीज़ हाईजैक हो रही है और किसी को प्रोविंस को हक नहीं मिल रहा, सो अपर हाउस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस जो इंश्योर करता है कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट हों। तो अपर हाउस में हैंड पिक्ड लोगों का आना या किसी और मैकेनिज़्म से लोगों को करना, मेरे ख्याल में थोड़ा सा आवाम के साथ थोड़ा सा तो नहीं, अच्छा खासा जुल्म है। क्यों ना सेनेट के इलेक्शन भी हों, जिस तरह ये असेंबली के इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन फॉर सेनेट वी प्रपोज। पाइड कहते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शायद लोअर हाउस से, बिकॉज वो इंश्योर करता है कि एक इक्वल राइट्स ऑफ प्रोविंसेस, ट्रांसपेरेंसी वगैरह। तो डायरेक्ट इलेक्शंस क्यों ना हों?
फिर जो वकार साहब ने बात की कि हम कहते हैं हर साल इलेक्शन का साल होना चाहिए, एक साल आपके जो फेडरल जो इलेक्शंस हैं ओवरऑल वो होने चाहिए, सेकंड साल में प्रोविंशियल के इलेक्शंस होने चाहिए, थर्ड में लोकल के इलेक्शंस होने चाहिए। उसमें ये होता है कि एक लोगों को भी पता चलता है, एक फीडबैक आता रहता है और सिस्टम इवॉल्व होता रहता है। अब जब हुकूमत आती है फेडरल में तो उसको पता हो कि एक साल के बाद प्रोविंशियल इलेक्शन आने, तो उनकी जो आउटपुट होगी और जो चीज़ें होंगी वो अच्छी होंगी, बिकॉज उन पे हमने एक चेक रखे कि प्रोविंशियल इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल, तो उन्होंने अगर वो सीटें विन करनी है तो दे विल डू मच बेटर। जब प्रोविंशियल इलेक्शन हो जाए तो उनको ये डर होगा अगले साल जो लोकल इलेक्शन है वो आने वाले हैं, तो दे विल डू मच बेटर बिकॉज उन्होंने वो सीटें विन करनी लोकल में। तो ये जो साइकिल है ये उसको क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली री वाला एक चीज़ हो जाएगी कि ख़ुद ब खुद फीडबैक भी आता रहेगा, ख़ुद ब खुद री भी होता रहेगा। और टाइम शॉर्ट है बड़ा कि एक साल के बाद अगर इलेक्शन होते रहे 1.5 ईयर के बाद, तो टाइम नहीं बचेगा टू थिंक एंड टू मनूवर थिंग्स अपने इंटरेस्ट के लिए, रेंट सीकिंग के लिए, तो वो शायद एफिशिएंसी उससे आ सके। एक बड़ी सरप्राइजिंग अभी मैं डॉक्यूमेंट देख रहा तो जो है कि आपने पुलिस को भी गवर्नेंस वाले सेक्शन में ऐड किया हुआ है। मेरी नज़र में तो पुलिस का फंक्शन टोटली डिफरेंट है, जो पॉलिटिक्स है और गवर्नेंस है वो डिफरेंट है। तो शाफ क्या वजह है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट को या पुलिस फोर्सेस को क्यों गवर्नेंस रिफॉर्म्स में प्रपोज कर रहे हैं कि नहीं ये भी इम्पोर्टेंट है? देखिए, किसी भी सोसाइटी की एक एफिशिएंट वर्किंग के लिए पुलिस जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि यार हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हो इस मुल्क में, कोई इन्वेस्टर कैसे आए, कि यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन बड़ी ख़राब है। सिक्योरिटी सिचुएशन सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट्स नहीं होते, आपके इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का भी उसमें एक बड़ा अहम किरदार होता है। जैसे हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर एक बिजनेसमैन है, एक दुकानदार है, उसने दुकान खोली है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यार मैं दुकान पे 8 बजे के बाद अगर 8:15 हो जाएंगे मुझे, तो ये ना हो कि मेरी दुकान कोई लूट के ले जाए, या अगर मैं दुकान बंद करके घर जाता हूँ तो ये ना हो कि रात को कोई लूट जाए। आप घर दफ्तर से घर जा रहे हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी से आ जा रहे हैं, आपको कोई हो सकता है जिसे रास्ते में लूट ले। रिसेंटली हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जैसे जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो रही है मुल्क में, हमें साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो ख़राब हो रही है, वारदातों में इंक्रीज़ हो रहा है। और ये जारी बात है एक पुलिस की, जिसे हम कह सकते हैं कि कारकर्दगी पे सवाल तो है, लेकिन इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन पुलिस का और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या गवर्नेंस है, इसका क्या रिलेशन? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि तो इसीलिए एक सोसाइटी को एफिशिएंटली रन होने के लिए ज़रूरी है कि एक इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड पुलिस हो, और ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके बगैर किसी प्रेशर के और मेरिट पे। और जो हमने सबसे ज़्यादा इसमें बात की है कि आप इसको बतौर पुलिस फोर्स देखना बंद करें, इसको आप एज अ पुलिस सर्विस के तौर पे रेफर करें। क्योंकि देखिए, जब पुलिस फोर्स हम कहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अवाम के जहन में भी और पुलिस के जहन में भी ये आता है कि डंडा लेके ही काम कराना है। जबकि जब हम पुलिस सर्विस एक माइंडसेट में भी चेंज लाना शुरू करेंगे तो हम वो जो डिलीवरी है पुलिस की सर्विसेज की टुवर्ड्स द पीपल, उसमें भी हम एक चेंज की तरफ पहला कदम लेंगे, ताकि जितनी भी लोगों के मसाइल हैं इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड वो अच्छे तरीके से, सही तरीके से हो सके और वो सोसाइटी की ओवरऑल फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करे। लेकिन इसमें मेरे जो मुशाहिदे में आई है चीज़ कि मैंने एक बंदे से पूछा कि आप वोट किसको देंगे, उसने कहा मैं उस बंदे को वोट दूंगा जो थाने में मेरा काम करवा सके। तो ये जो थाना कल्चर है हमारे यहाँ, ये भी एक बड़ा बुनियादी मसला है कि हमारे MNA MPs, हमें कोई भी मसला हो थाने से रिलेटेड तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि MNA या MP आए, ताकि वो थाने में उसकी अप्रोच है तो वो हमारा काम करवाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आप इंडिपेंडेंट पुलिस सर्विस कह रहे हैं, तो शायद ये जो नेक्सिस है इसको भी वो ब्रेक डाउन करने में हमारे। बिल्कुल, हमने जो स्टार्ट में बात की थी कि आपकी जो लेजिस्लेटर है उसका फोकस होना चाहिए सिर्फ लेजिस्लेशन पे, ना कि इन मसाइल पे। तो हमें एक एटीट्यूड और एक फोकस का चेंज उस तरफ से भी चाहिए, और हमें एक पुलिस जो हमारी है उसका एज एन इंस्टीट्यूशन भी चेंज चाहिए कि वो ना तो उनमें हम लोग मेरिट के बगैर भर्ती करें ताकि वो आके किसी MNA मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट के बंदे को सर्व कर रहे हो, बल्कि वो आवाम को सर्व करें। और ताकि कोई अगर उनके सामने खड़ा होना भी चाहे कि नहीं मैं आपका गलत ऑर्डर नहीं मानता, तो उसको ये डर ना हो कि कल को मेरी नौकरी चली जाएगी। तो इसलिए उनको इंडिपेंडेंट करना भी बड़ा ज़रूरी है ताकि उनकी वर्किंग सही से हो सके। अच्छा सदाम, इसमें अभी हम अगले स्टेट ऑर्गन की तरफ आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी पे। आपने ब्यूरोक्रेसी पे भी इस पे बात की है।
आप किसी भी ब्यूरोक्रेट से मिलें तो उनका ये क्लेम है कि वी आर द मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गन इन द स्टेट, ठीक है, हमारी वजह से ही पाकिस्तान जो है वो यहाँ तक पहुँचा। अदरवाइज़ अगर हम सिर्फ पॉलिटिशियंस तक पे छोड़ देते तो शायद पाकिस्तान सर्वाइव भी ना कर सकता। तो हम मेन वजह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक सर्वाइव कर रहा है और आगे प्रोग्रेस की है उसने। बट आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो मेन हर्डल है डेवलपमेंट में, देखें आप या ग्रोथ में देखें। तो क्यों आप ये क्यों समझते हैं कि हमें ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है भी तो किन एरियाज़ में ज़रूरत है? वैसे इस बात में तो शक नहीं है कि आज मुल्क जहाँ है वो ब्यूरोक्रेसी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। ब्यूरोक्रेसी ने, जिस तरह शाह ने कहा, यहाँ तक उसी ने पहुँचाया है। ब्यूरोक्रेसी एक बड़ा इम्पोर्टेंट आर्म है स्टेट का, और उनका जो प्रैक्टिकली अगर आप देखा जाए तो स्टेट वही संभालते हैं। ऊपर से तो सुपरविजन होता है, बट ऑन द ग्राउंड लेवल जो सिविल सर्विसेज हैं हमारी वही सब संभालती हैं। बट हमारी सिविल सर्विसेज एवॉल्व नहीं हो पा रही हैं, बहुत आउटडेट हो गया है ये। तो जो ब्रिटिश राज के ज़माने वाली जो सिविल सर्विस है वो है कि एक बंदे ने इस्लामियात किया हो और मैं डिग्री की और वो जाके असिस्टेंट कमिश्नर लग रहा है, इनलैंड रेवेन्यू का लग रहा है, और किसी ने अरेबिक की हो वो हेल्थ सेक्टर में कुछ डीजी लग रहा है। तो एक तो हम कह रहे हैं कि अगर हमने जो वही अगेन हमारा पॉइंट जो है पाइड के चार्टर ऑफ इकोनॉमी कि हमने अब एक एक चीज़ को ठीक नहीं करना, हमने जूम आउट करके पूरी जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसको ठीक करना है कि सिविल सर्विसेज जो हैं उसको ठीक होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो सिस्टम है एग्जामिनेशन सिस्टम, जो कि फर्स्ट स्टेप है जहाँ से रिक्रूटमेंट होकर आती है, जिसे हम कहते हैं क्रीम ऑफ द कंट्री, वो ठीक होना चाहिए। इसमें स्पेशलाइज ग्रुप्स बनने चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप CSS को लेके 17 ग्रेड का अफसर लगे और वही आगे 60 ईयर्स तक वो प्रमोट होता रहे। अगर आपको आज किसी भी इदारे का बंदा चाहिए एक्सपर्ट, आप किसी ओपन उससे भी उठा सकते हैं इफ़ देयर इज़ अ पर्सन। वो शायद वो सिविल सर्विसेज वाले जो ग्रेड्स हैं उनमें शायद वो बंदा ना हो, आपको शायद कहीं आउटसाइड से मिल जाए, तो आप क्यों नहीं उसको रिक्रूट करेंगे। बट वो रूल्स आप कहते नहीं उन्हीं में से कुछ जगह पर तो गुंजाइश है। तो ये एग्जामिनेशन सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो हटाना चाहिए, और एक जो प्रमोशन का सिस्टम है इंसेंटिव बेस्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं 20 साल से मैं बैठा हूँ, अगला बंदा या तो फौत होगा या हट जाएगा, तो फिर शायद मुझे प्रमोशन मिले। तो वो चीज़ें टाइम स्केल प्रमोशन होनी चाहिए, टाइम स्केल विद एवोल्यूशन बेस्ड होनी चाहिए। जो बंदा ज़्यादा काम करे उसको आप प्रमोट करें, जो नहीं करता उसको मत प्रमोट करें। यहाँ जो बंदे 24 घंटे काम करते हैं वो भी प्रमोट हो रहा है, जो कुछ भी नहीं करता वो भी प्रमोट हो रहा है। सो इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। आप अगर आप देखें, आप किसी भी हुकूमती इदारे में जाएं, आपको लगेगा सब बिल्कुल मतलब मुल्क में सब अमन सुकून है, सब सिगरेट पी रहे हैं और चाय पी रहे हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू जो कि अच्छा काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में देखें वो हर वक्त हशाश बशाश एक्टिव और अब बड़ा रिस्पॉन्सिव होते हैं, बिकॉज वो एक तो मोटिवेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती और उनको इंसेंटिव मिलता है। आप मैंने खुद प्राइवेट सेक्टर में काम किया 4 to 5 years। आपकी जो होती परफॉर्मेंस आपको उसके साथ इंसेंटिव मिलते हैं, मॉनिटरी एंड अदर इंसेंटिव्स। तो इससे जो फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। नहीं, लेकिन सदाम मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा कि पाइड ने एक और बड़ी अच्छी रिसर्च की है, कैश पुअर एंड पर्क्स रिच, जिसमें पाइड ये बता रहा है कि एक 21 ग्रेड का जो सरकारी अफसर है वो 10 टाइम्स हायर उसकी अर्निंग है कंपेयर टू जो एक बंदा वर्ल्ड बैंक में या UN से या किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी से कमा रहा है। तो आपका ये जो कहना है कि प्राइवेट जो जॉब है उसमें पर्क्स होते हैं, मेरे ख्याल में, या बल्कि पाइड की रिपोर्ट ये हमें बता रही है कि ब्यूरोक्रेसी में तो पर्क्स और प्रिविलेजेस उससे कहीं ज़्यादा हैं। उसमें बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर मैंने कहा वो एवोल्यूशन बेस्ड होती है, आपकी एवोल्यूशन होती है, उसको कुछ भी नाम दे दें, कि आपकी जो परफॉर्मेंस इज लिंक्ड विद योर इंसेंटिव। जो कि इन गवर्नमेंट सेक्टर जो कैश पर्क्स रिच एंड कैश पुअर हमने रिपोर्ट लिखी है पाइड ने, उसमें ये कह रहे हैं कि वो तो एक किस्म की रेंट सीकिंग है, इंस्टीट्यूशनलाइज रेंट सीकिंग है। आप जिस किसी अफसर से पूछें वो कहते हैं यार हमें तो, जिस हमने रिपोर्ट में लिखा भी है हमारी एक टीम ने, कि जी मुझे 1,80,000 पे मिलती है, और वो जो वर्ल्ड बैंक वाला है उसको 8 लाख रुपए पे मिलती है। वो तो कहता है कि मुझे और 2 पे, तो मैं तो इसलिए हमारी आउटपुट नहीं, बिकॉज मुझे तो 3 लाख पे मिलती है और उसको इसलिए आउटपुट है वर्ल्ड बैंक वाले की उसको 8 लाख मिलती है। बट पाइड ने इसको
क्वांटिफाई किया और मोनेटाइज किया है कि वो जिस तरह इन्होंने बताया कि उसकी वर्ल्ड बैंक वाली से भी कई गुना पे ज़्यादा है, बिकॉज उसको जो मकान मिला है वो उसको नहीं करा मोनेटाइज। आप अगर देख लें इस्लामाबाद में रहते हैं कि F6 की जो मकान की वैल्यू, उसकी जो रेंटल वैल्यू है मंथली, वो कितनी है, 3 लाख तो होगी कम से कम। उसको आप इक्वेट करें, उसको जो फ्यूल मिल रहा है, उसको जो फ़ोन का बिल्स, अच्छा कुछ ग्रेड में तो मेरे ख्याल में किसमें अनलिमिटेड दिया हुआ है कि जितना मर्जी यूज़ करें, और एयर टिकट्स मिल रही हैं, ड्राइवर मिल रहा है, एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें नहीं देख रहा, वो सिर्फ वो देख रहा है वो जिसके अकाउंट में आ रहा है। तो अगर वो देखें कि F6 में आपको 3 लाख का मकान मिला, सो जो हमने वो मोनेटाइज लेकिन इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, एक और तरफ आपकी तो जो मबजूल करना चाहूँगा। देखें, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में सर्कुलर डेट का बड़ा इशू बना हुआ है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कौन है रिस्पॉन्सिबल इसका, किसने ये मैस क्रिएट किया है। अगर आप पॉलिटिशियंस के पास जाएं, वो कहते हैं कि हम तो बड़े थोड़े अरसे के लिए रहे थे, हम अकाउंटेबल नहीं है। अच्छा, फिर आप कहते हैं अच्छा उसके बाद सेकंड आर्म ऑफ द स्टेट इज ब्यूरोक्रेसी। आप देखें कि कौन सा सेक्रेटरी जो है वो जिसने साइन किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारा मैस क्रिएट हुआ है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। नो वन इज़ रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन पर्क्स और पावर इंजॉय करने के लिए हर कोई रेडी है। आप इसी तरह पावर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे चले जाएं, आपको पता चलेगा कि पिछले 2 सालों में 8 सेक्टरीज चेंज हो चुके हैं। ठीक है, ऑन एवरेज टेन्योर जो है, एक सबसे अहम जो हमारी इस वक्त क्रिटिकल जो इशू है इकानमी में, वो एनर्जी टैरिफ है। मतलब एनर्जी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है, सीरियस। इसीलिए हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, इसलिए हम कंपेटिटिव नहीं हैं। लेकिन कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है वहाँ पे। वो सेक्रेटरी जो है वो 8 माह ऑन एवरेज उनका टेन्योर टाइम है। तो क्या ये सिस्टम की ख़राबी है जो आप प्रपोज कर रहे हैं कि अगर हम CSS लेट से निकाल देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर क्या ये इस तरह सेक्रेटरी नहीं आएंगे, फिर इस तरह पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं होंगी? उसमें तो हम ये प्रपोज करें कि जी आप ऑटोनमस जो अथॉरिटीज़ हैं उनको लेके आएँ। ऑटोनमस अथॉरिटी से मुराद रियल सेंस में ऑटोनमस, आप उनको ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस दें। कि वही अगेन बात है जो हमने कुछ अथॉरिटीज़ बनाई हैं, बट दे आर हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर और सो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लाइक कॉर्पोरेट सिस्टम जो होता है पूरा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, तो वो ओनरशिप नहीं होती। मतलब एक इदारे, वो किंग खुद को नहीं समझता, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रोसेस होता है, ऑन मेरिट एक बंदा आता है। अब उसमें ये है कि आज वकार साहब से ही बात हो रही थी कि जो सेक्रेटरी साइन नहीं करता है और जो डेट पे या कोई भी ऐसा एक इनिशिएटिव हो, क्योंकि इसमें हमारे रूल्स ऐसे हैं कि अगर तो वो प्रोजेक्ट ठीक हो गया फिर तो ठीक हो गया, फिर तो सक्सेस है, सो मैनी फादर्स वो जो एग्जांपल है। बट अगर फेलियर हो गया फिर उस बंदे की शामत आ जाती है। सो ही इज़ एन ऑफिशियल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हर कोई कहता नहीं ये तो इन्होंने सिग्नेचर किए थे। अच्छा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन समवन टोल्ड मी कि एक मिनिस्ट्री है जिनके सेक्रेटरी साहब जो भी होंगे उस पावर में, वो 27 बोर्ड ऑफ गवर्नेंस हैं डिफरेंट इंडिपेंडेंट एजेंसीज के या गवर्नमेंट प्राइवेट एंटरप्राइजेस के, जिनके वो बोर्ड के पार्ट हैं। सो मींस कि एक सेक्रेटरी जो है वो 27 डिफरेंट एजेंसीज को बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का पार्ट है, हेड कर रहा है। तो अगर आप इस तरह की इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। व्हाट डू यू मीन बाय कि हमें इंडिपेंडेंट करना चाहिए एजेंसीज को? शाफ, आप क्या कहते हैं इसमें? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो हैं वो भी एक बहुत सीरियस इशू है, उनके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में सेक्रेटरीज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज़ जो हम यहाँ पे मिस आउट करके इस कॉन्वर्सेशन में, वो ये है कि जितनी भी स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, इन सब का जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है, यानी कि जो सिग्नेटरी अथॉरिटी होती है ऑन देयर फाइनेंशियल बिल्स, वो उस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है। हालांकि हमने जो उसका लॉ होता है, जब हमने इस्टेब्लिश की होती है वो एजेंसी, तो हम ये कहते हैं कि ये एक ऑटोनमस बॉडी है जिसका ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। लेकिन उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक सेक्रेटरी के साइन से ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है। जब तक एक सेक्रेटरी साइन नहीं करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की मंथली बजट रिलीज नहीं होगी, उनकी तनख्वाहें नहीं आएंगी, वो कोई भी काम भी नहीं कर सकते उसके बगैर, राइट। और दूसरा, उसी मिनिस्ट्री के सेक्शन ऑफिसर के पास ये राइट होता है कि वो उनकी एक्सप्लेनेशंस कॉल कर सके, वो उनसे जवाब तलब कर सके और सारा, राइट। सो आप ये देखें कि जब आप चाहेंगे कि एक लेट से हम बात करते हैं, अगर किसी भी अभी आपने एनर्जी की एग्जांपल दी, तो हम बात कर लेते हैं IESCO की, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इस्लामाबाद में, राइट। सो उसका जो MD है, वो जाहिर बात है तकरीबन 25-30 साल उसका एक्सपीरियंस होगा। वो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में से आके एक एजेड पर्सन होगा, एक्सपीरियंस पर्सन होगा, प्रोफेशनल होगा। लेकिन एक
फ्रेश ग्रेजुएट जो CSS दे के आके सेक्शन ऑफिसर लगा होगा वो उससे उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकता है। वो अपने कोई भी फंड्स एलोकेट नहीं कर सकता या अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाही नहीं दे सकता जब तक एक सेक्रेटरी उसको इजाज़त नहीं दे देता इस चीज़ की, राइट। सो जब हम कहते हैं कि शायद इंडिपेंडेंस हमने तो दे दी, लेकिन हमने इंडिपेंडेंस दे दी तो फिर अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे आएगी? बिल्कुल, अगर हमने फाइनेंसिस सारे के सारे अथॉरिटी को दे दिए तो वो अकाउंटेबल कैसे होगी फिर? KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जब भी आप कोई एक तो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जाहिर बात है उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देने। जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड लगाएंगे तो आप उस हेड के साथ भी जाहिर बात है एक निगोशिएट होगा कि हम आपको इसका हेड लगा रहे हैं, हम चाहते हैं ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस हों। वो अपना एक विजन लेकर आएगा, जो भी KPIs म्यूचुअली एग्रीड होंगे उनकी बेसिस पे वो जज होना चाहिए। अगर तो वो KPIs अचीव होते हैं तो जाहिर बात है वो टीम कंटिन्यू करनी चाहिए, अगर नहीं होते तो वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। एक दूसरी बात, जहां हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की तो इसके साथ साथ हम उनको फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल भी ठहराएंगे। अभी अगर हम देख लें PIA मिसाल के तौर पे, जो कि लॉसेस एक्यूमुलेट करती जा रही है, और क्या हो रहा है कि क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवीन करती है उसमें, वो अपनी मर्जी के बंदे भी लगवाते हैं, जब लगाने हो अगली गवर्नमेंट आके उनको निकाल के अपनी मर्जी के लगाती है। तो होता यह है कि उनके लॉसेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं और हर कुछ अरसे बाद गवर्नमेंट एक उनको बेल आउट पैकेज देती है, राइट। तो आज तक उन्होंने अपना एक बजट कंस्ट्रेंट नहीं बनाया कि हमने इस बजट के अंदर हम थोड़ा टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो थोड़ा सा मूव करते हैं फॉरवर्डली। यहाँ पे हम ब्यूरोक्रेसी की जहाँ पे बात कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ या एजेंसीज़ की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने दो बड़े अहम डॉक्यूमेंट जो पाइड ने प्रोड्यूस किए हैं वो रखना चाहूँगा। बाहर डिस्प्ले में भी पड़े हैं, आप जाते हुए ज़रूर देखिएगा। एक पाइड ने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जिसमें हमने मैपिंग की है कि फेडरल लेवल पे जस्ट इस्लामाबाद में गवर्नमेंट की कितनी एजेंसीज़ हैं जो इस वक्त किसी ना किसी तरह बिज़नेस कम्युनिटी को या एक आम सिटीज़न को अफेक्ट कर रही हैं। सरप्राइजिंगली इस वक्त इस्लामाबाद में 118 एजेंसीज़ हैं जो रेगुलेट कर रही हैं, जो आपको किसी ना किसी तरह से रेगुलेट कर रही हैं। जैसे नादरा है, जैसे हमारे पास नेप्रा है, जैसे हमारे पास आइस्को है। सो रेगुलेशन की 118 एजेंसीज़ हैं। फिर पाइड ने एक और काम किया है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, जिसको स्लज ऑडिट का हम टाइटल देते हैं। उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने ये मेजर किया है कि ये जो रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं ये इकानमी को कितना कास्ट करती हैं, इकानमी वाइड इनकी कितनी रेगुलेशन की कितनी कास्ट है। सोशल साइंसेज में इसको हम स्लज बोलते हैं। सो कास्ट ऑफ स्लज जो है वो हमने कंप्यूट किया है। अभी तक हमने 45 एक्टिविटीज़ जो हैं 24 एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैप की हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक मेडिकल स्टोर खोलना है तो आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और उनकी कितनी कास्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। या अगर आपने कोई लेट से कोई दुकान खोलनी है, उसके लिए ट्रेड लाइसेंस लेना है आपने, तो हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक ये 24 एक्टिविटीज़ जो हैं सिर्फ यही इकानमी की 45% GDP लॉस आ रहा है इन रेगुलेशंस की वजह से। सो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं हमारे पास। तो हम रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं इसमें। तो रेगुलेशंस में आप क्या समझते हैं सदाम, हमें किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और किस तरफ हमें रेगुलेशंस को लेके जाना है? बी ब्रीफ, हम थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है हमारे पास। रेगुलेशंस के जैसा वकार साहब ने कहा, मेरे ख्याल में आपने एग्जांपल ली थी किसी एक जगह प्रेजेंटेशन आप दे रहे थे कि मेरे ख्याल में कोई दुकान खोलनी है, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए निकाहनामा भी रिक्वायर्ड है। मतलब दुकान खोलने के लिए निकाहनामा क्यों चाहिए आपको? सो ये जो चीज़ें रेगुलेशन होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, बट एक्सेसिव रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट रेगुलेशन होनी चाहिए। रेगुलेशन का काम अंपायर वाला होना चाहिए, ना कि एक्सट्रैक्शन वाला होना चाहिए कि आप अंपायर बने देखें काम सही हो रहा है कि नहीं, रादर कि आप एक्सट्रैक्शन करें कि जी आप स्टैम्प मुझसे लगवाएं और स्टैम्प लगवाने के मैं इतनी फ़ीस लूँगा, और बंदा आखिर में इतना तंग आ जाता है कि यार कुछ ना कुछ ले ले मेरा काम हो जाए। सो ये जो वकार साहब ने स्लज ऑडिट में इसको किया है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि जी ये स्टेप्स हैं और इसमें ये स्टेप्स इरेलेवेंट हैं। फॉर एग्जांपल 15 स्टेप्स हैं, इनमें से 8 निकाल दें, और उसे जो टाइम कॉस्ट, मतलब एक चीज़ है मैं सिर्फ ऑनलाइन चीज़ फॉर्म फिल कर दूँ, मेरे पास वो आ जानी चाहिए, उसके लिए मुझे 8 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 8 चक्करों में फ्यूल का ख़र्चा, मेरा स्ट्रेस, मेरा और काम जो उससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी उससे अफेक्ट होती है। सो ये चीज़ हमें समझ नहीं आती है कि वकार साहब हमें बता रहे हैं कि इट जस्ट नीड अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन,
कि वो अथॉरिटीज़ ये कह दें कि अच्छा 15 स्टेप्स के बजाय 8 से 6 स्टेप होंगे, ये इरेलीवेंट है। फॉर एग्जांपल निकाहनामा की ज़रूरत नहीं है, उसको निकाल दें तो इतने स्टेप्स रह जाते हैं। सो वो जो एक ये भी चीज़ है ना कि हमारे पास कुछ है नहीं, मुल्क के पास 3 बिलियन है, तो क्या बनाएं हम ऐसा, क्या ट्रेनें हम चलाएं, बुलेट ट्रेन्स और बिल्डिंगें बनाएं, तो ये चीज़ें तो जस्ट स्ट्रोक ऑफ अ पेन है। सिर्फ यू नीड विल, कि अगर कोई विल हो कि जी इस चीज़ों को ठीक करना है, सो वी हैव अ प्लान। वकार साहब ने ये दिए, ऑडिट्स किए हैं कुछ इदारों के, कुछ एक्टिविटीज़ के, सो जस्ट नीड अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन। अच्छा, इसमें यही है कि जीडीपी जो है दैट इज़ एक्चुअली द सम ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि आपकी कानून में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अब ये जो रेगुलेशंस हैं ये एक्चुअली फ्रिक्शंस क्रिएट कर देती हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर इस्लामाबाद में कोई एक दुकान खोलनी है, अब सीडीए मुझे कहता है या म्यूनसिपल मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मुझे कहती है नहीं आप पहले हमसे ट्रेड लाइसेंस लें। अच्छा ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ जी, मैं ट्रेड लाइसेंस ले लूँगा। सुलन तो ये होना चाहिए कि एक सिंपल सा फॉर्म हो, मेरी उसमें इंफॉर्मेशन ले लें, जो भी एग्रीमेंट है उसी में हो, और मैं वो ऑनलाइन सबमिट कराऊँ विद इन अ सेट लिमिट, आप मुझे अप्रूवल मिल जानी चाहिए। लेकिन होता ये है प्रैक्टिकली कि नहीं, आपने पहले जाना है वहाँ पे, फिर आपने वहाँ पे अपना आईडी कार्ड भी देना है, आपने अपना जो डोमिसाइल है वो भी देना है, सरप्राइजिंगली कि आपने डोमिसाइल भी साथ में देना है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, और 8 माह लग जाएंगे आपको ट्रेड लाइसेंस लेने में। तो मींस के जो काम 15 दिन में होना चाहिए था वो 8 माह में लग रहे हैं। अल्टीमेटली आपकी इकानमी में ट्रांजैक्शंस कम हो रही हैं, तो ट्रांजैक्शंस कम होंगी, आपकी जीडीपी की ग्रोथ कम होगी। अच्छा, अब जब हम रेगुलेटर्स से पूछते हैं कि भाई आपने ये क्यों रेगुलेशंस बनाई हुई हैं, तो उनका ये कहना है कि नहीं, हमने मार्केट को डेवलप करने के लिए शाफ ये रेगुलेशंस बनाई हुई हैं। अच्छा, हमने जब लिटरेचर पे देखें, अगर आपकी इकोनॉमिक्स में मार्केट्स होती क्या हैं, तो मार्केट्स के 2 मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं बड़ी सिंपली, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज ऑफ राइट्स। कि मार्केट जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हो रही है, और राइट्स अगर एक्सचेंज हो रहे हैं, दैट इज़ मार्केट। ठीक है, और रेगुलेशंस का जो जहाँ तक मैंने लिटरेचर पढ़ा है या मैं समझाऊँ अपनी इस सफ़र में, कि रेगुलेशंस का काम ये है कि वो सिर्फ इंश्योर करता है कि ये मार्केट जो है ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रही है या नहीं। तो क्या पाकिस्तान में जो रेगुलेशंस हैं वो मार्केट की ये जो फंक्शंस हैं इनको इंश्योर कर रही है या नहीं? और आप ये भी यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मार्केट्स नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। देखिए, आपने जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए वो सबसे अहम है, और अगर हम किसी भी सेक्टर में उठा के देखें तो हमारे पास ना इन्फॉर्मेशन होती है, और राइट्स जो टाइटलिंग है उसका भी बहुत इशू होता है, और हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं होता कि हम उसको चेक कर सकें। कहीं पे हमने मार्केट्स बनने नहीं दी थ्रू ओवर रेगुलेशंस, और कहीं पे हमने मार्केट्स बनने नहीं दी थ्रू अंडर रेगुलेशंस। यानी कि क्योंकि वहाँ पे रूल्स डिफाइंड ही नहीं है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वहाँ पे। और जहाँ पे कहीं पे हमने रूल्स इतने ज़्यादा बना दिए हैं कि लोग कोशिश ये करते हैं कि उन रूल्स के से कोई जिसे हम कह सकें एक बैकडोर रास्ता अपनाया जाए, राइट। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो अपना जो रोल है इन द मार्केट उसको रीथिंक करे। हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट ना करे मार्केट में, बल्कि अपना रोल रीथिंक करे, जिसकी हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर नदीम उल हक बड़ी ज़बरदस्त एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक क्रिकेट मैच है तो आईसीसी कभी अपनी टीम नहीं उतारता, बल्कि आईसीसी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं कि क्रिकेट खेलनी कैसे है। उसके बाद वहां पे उसने एक अंपायर खड़ा कर दिया। अब आपने जब बॉल करानी है तो आपने हर बॉल से पहले अंपायर से नहीं पूछना कि मैं बॉल करा लूं, या अगर ये नहीं पूछना कि मैं लेग स्पिन कराऊं, फास्ट कराऊं, क्या करूं, ना कि बैट्समैन ने पूछना कि बॉल आ रही है मैं इसको खेलूं ना खेलूं, क्या करूं। रूल्स डिफाइंड है, बॉलर को पता है उसने कब बॉल करानी है, बैट्समैन को पता है उसने कब शॉट खेलनी है। अंपायर वहां मौजूद है कि अगर रूल्स वायलेट हो तो तब वो इंटरवीन करेगा, वरना अंपायर नहीं करेगा। गवर्नमेंट को ज़रूरत इस बात की है कि वो इस तरह से एक रोल ले मार्केट्स में, और इसमें हमने 3 मेजर मार्केट्स की बात की जो कि हम समझते हैं कि इस इकॉनमी के चलाने में बड़ी अहम हैं आजकल। एक रियल एस्टेट मार्केट, दूसरी एग्रीकल्चर मार्केट, और तीसरी एनर्जी मार्केट, जिसमें जाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी, गैस और फ्यूल तीनों आते हैं। अच्छा, इसमें आपने कहा कि हमने 3 मार्केट्स की बात की हुई है, तो इसमें एक और पार्ट ने बड़ी अच्छी स्टडी की हुई है जिसमें हमने ये मेजर किया है कि गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कितना है मार्केट्स में। तो हमारी कैलकुलेशंस ये बता रही हैं कि 67% ऑफ द जीडीपी जो है वो गवर्नमेंट के पास है। मींस के 67% मार्केट जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। जैसे शाफ ने भी बताया कि एग्रीकल्चर मार्केट है। अब एग्रीकल्चर मार्केट की आप सब मार्केट्स देख लें,
आप अगर इनपुट मार्केट देख लें, आप स्टोरेज मार्केट देख लें, आप आउटपुट मार्केट देख लें, तो हर तरफ हैवीली गवर्नमेंट का फुटप्रिंट आपको नज़र आएगा। गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर रही है कि अच्छा जी फर्टिलाइज़र की प्राइस क्या होगी, गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर रही है कि जो इरिगेशन वाटर है उसकी प्राइसेस क्या होगी, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि अच्छा हम स्टोरेज जो है वो कैसे करेंगे, और गवर्नमेंट ही मेन प्लेयर है स्टोरेज में भी। इसी तरह आउटपुट में आप देख लें, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वीट की प्राइस क्या होगी। सो हैवी गवर्नमेंट फुटप्रिंट है इन तीनों में। तो क्या ये जो गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है ये मार्केट की एफिशिएंसी को रोकता है, या इससे भी कोई बेहतर मैकेनिज़्म है हमारे पास इस एफिशिएंसी को रोकने का? जैसे कि अभी आप एनर्जी मार्केट ले लें, एनर्जी मार्केट में भी गवर्नमेंट जो है वो उसने एक टैरिफ फिक्स किया हुआ है जिसकी वजह से हमारे सर्कुलर डेट जो है वो आ रहा है। तो अगर मैं एनर्जी मार्केट पे फोकस करूं तो क्या रिफॉर्म्स हैं जो आप सुजेस्ट कर रहे हैं कि जो इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं? इसमें तो दो तीन चीज़ें हमारे पास के हुकूमत के पास हो, गवर्नमेंट के पास या प्राइवेट सेक्टर के पास सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए। जिस तरह वकास साहब ने एनर्जी मार्केट की बात की, तो गवर्नमेंट के पास ही हो बेशक, मैकेनिज़्म अच्छा ले। फॉर एग्जांपल पाइट प्रपोज करे कि प्रीपेड जो मीटरिंग है वो आ जाए। जिस तरह आप लोग इजी लोड नहीं करते, तो उस तरह के आप मंथली उसमें इजी लोड करें 1000 रुपये का, और इतनी बिजली इस्तेमाल करें, 1000 रुपये ख़त्म हो जाएंगे तो बिजली ख़त्म हो जाएगी, आप और उसमें करें, लोड करें, फिर बिजली आ जाएगी। तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी और स्मूथनेस आ जाएगी। वो जो बिल का जो सारा निज़ाम है कि रेवेन्यू इकट्ठा करना है, जाना है, लोगों ने मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन होनी है, वो चीज़ ज़रा आसान हो जाएगी। सेकंड चीज़ है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हुकूमत को आना चाहिए। हुकूमत को नहीं आना चाहिए एज अ प्लेयर, उसको ऐसे इंसेंटिव मैकेनिज्म बनाना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें लिंक्ड हैं, उनको इंसेंटिव मिले ताकि वो इंडस्ट्रीज आगे आएँ और वो चीज़ें प्रमोट हो। सेकंड, अगर नहीं हो सकता, बिकॉज गवर्नमेंट जिस तरह ने कहा 67% में हुकूमत है, अब आज जब आप जॉब भी आप करेंगे, खाना भी आप बनाएंगे, पेंट भी आप खुद करेंगे, बाहर प्लांट्स को भी आप देखेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाता है। फिर जो चीज़ आपसे नहीं संभल रही है फिर उसको प्राइवेट सेक्टर को आने दें। फॉर एग्जांपल जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, अब वो इतनी कैपेसिटी नहीं है स्टेट की कि फार फ्लंग एरियाज़ में जाके डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज़ हैं बिजली की, वो वहाँ एफिशिएंटली करे और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर करे। तो आप जो मुख्तलिफ इलाकों में वो प्राइवेट सेक्टर को दे दें। फॉर एग्जांपल जो फैसलाबाद की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो एक कंपनी संभाले, पेशावर की एक कंपनी संभाले। सो मे भी जब आप स्मॉल चंक्स में प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आएंगे कि वो एक एक एरिया संभाले तो शायद ज़्यादा एफिशिएंट होगा, बजाय ये कि स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन भी संभाल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी संभाल रही है, रेवेन्यू जनरेशन जो बिल हैं उसको भी संभाल रही है, अपने बंदे भी भेज रही है, मीटरिंग के नंबर। मतलब ये इंसेन है कि हम आज की दुनिया में भी हर महीने बंदा आता है मीटिंग पे नंबर लेके, पिक्चर लेके उसको अपलोड करता है। सो देयर शुड बी अ सेल्फ इन्फोर्सिंग मैकेनिज्म। अगर नहीं तो प्राइवेट सेक्टर को आने दें, बिकॉज दैट इज़ ड्रिवन बाय प्रॉफिट, और उससे एफिशिएंसी आएगी। उसमें एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर की जहाँ भी आती है बात, तो लोग कहते हैं कि प्रॉफिट ड्रिवन होता है। तो प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी स्मार्ट। हमारे उस्ताद हैं डॉक्टर जलील, उन्होंने बात की थी कि ही वॉज इन चाइना। तो प्राइवेट सेक्टर बड़ा स्मार्ट भी होता है क्योंकि उसने अपने रेवेन्यू भी तो मैक्सिमाइज करने होते हैं ना। अगर आप ट्रेन, लग्जरी ट्रेन लेके आएँ और उसकी कीमत वो टिकट 50,000 रख दें तो कितने लोग उसमें आएंगे। सो ही सेड वन डे कि जी चाइना में एक ट्रेन थी, उसके मुख्तलिफ थे डब्बे थे, एक 100 रुपीज़ टिकट था, उसमें सोफ़े लगे होते, खाना अच्छा मिलता था। अगले में भी सोफ़े थे मगर ज़रा प्लेन सोफ़े थे, उसका 80 रुपये टिकट था। अगले में ना स्टील नहीं होते फट्टे, वुडन फट्टे, वो लगे थे, उसका 50 रुपये था। अगले डब्बे में सिर्फ फटे शटे नहीं थे, वो स्टैंडिंग वो नहीं होते जो आप पकड़ते हैं उसको रॉड शॉट, उसमें कुछ 30-35 बंद आता था। तो दैट वाज द स्मार्टनेस टू रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, कि उन्होंने कहा कि यार सब हम अगर उस रेट पे रखेंगे तो लोग नहीं आएंगे। सो इफ़ यू लेट द सिस्टम इवॉल्व तो अच्छे मैकेनिज़म्स आएँ, अच्छे इंसेंटिव मैकेनिज़्म आएँ और सेल्फ इन्फोर्सिंग मैकेनिज़्म आएँ। रादर ये कि आप हर जगह स्टिक लेके खड़े हों कि जी किसने कितना मीटर पे किए। अच्छा, आपकी ही बात को मैं आगे लेके चलूँगा और एक नई डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। आपने कहा कि हमें सब्सिडाइज़ करने की ज़रूरत है, इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। अगर आगे ही चलें तो आप जब जाते हैं ट्रेड, टैरिफ और टैक्सेस वाले सेक्शन में, तो आपका ये कहना है कि हमें सब्सिडीज़ ख़त्म करने की ज़रूरत है, हमें ओपननेस, ट्रेड ओपननेस लाने की ज़रूरत है। जबकि मैं जब देखूँ कि लिटरेचर में एक ये आर्गूमेंट बड़ा स्ट्रांगली मौजूद है कि आपकी इंडस्ट्री जब अभी इस्टेब्लिश ना हो, इन्फेंट इंडस्ट्री हो, दे नीड प्रोटेक्शन। आप उनको प्रोटेक्शन दें, देन यू मूव टुवर्ड्स ओपननेस। तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें डोमेस्टिक प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप ओपननेस लेके आएँ।
तो इस पे क्या आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ओपननेस उसके लिए बेहतर है या अभी हमें डोमेस्टिक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? देखिए, लिटरेचर में इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट तो एग्जिस्ट करता है और ऑफ कोर्स उसके अपने मेरिट्स हैं, लेकिन एक हद तक वो इन्फेंट इंडस्ट्री रहती है। एक ना एक दिन इंडस्ट्री को भी बड़ा हो जाना चाहिए, राइट? आप पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज उठा के देख लें, आपके चंद कुछ फेवरेट्स हैं जो कि हर गवर्नमेंट में जिनकी स्ट्रॉन्ग लॉबी होती है और वो फ़ायदे लेते हैं, और वो पिछले 70 साल से वो इन्फेंट ही हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आपका सीमेंट सेक्टर है, आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, एक दो और इस तरह के सेक्टर्स हैं। आपका तमाम इंसेंटिव मैकेनिज्म जो है वो इन पाँच से छः मेन इंडस्ट्रीज पे है जो कि आज तक इन्फेंट हैं, और इंसेंटिव मैकेनिज्म भी नहीं है कोई, सिर्फ सब्सिडी मैकेनिज्म है। इनको हमेशा जो है, अगर आप इनसे सब्सिडी ले लें तो इन्होंने 70 साल में कोई एफिशिएंसी अचीव नहीं की, और जाहिर बात है इसकी एक वजह ये भी है कि हमने उनको बहुत ज़्यादा देर तक प्रोटेक्शन दी है। दुनिया जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज से मूव करके अब कंपेटिटिव एडवांटेज की तरफ जा रही है कि आप किस तरह अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, आप किस तरह अपने आप को, अपने प्रोसेसेस जो हैं उनको बेहतर करें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम चाइना की एग्जांपल लें, आज से 20 साल पहले ये बड़े आम तौर पे कहा जाता था कि जी चाइना में इसलिए इंडस्ट्रीज मूव हो रही हैं क्योंकि वहाँ पे वेजेस बड़ी कम है। एक अरसे तक ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें तो चाइना के में वेजेस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हैं, लेकिन बिजनेसेस आज भी वहाँ जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने वो कंपेटिटिव एज हासिल किया है कि आज अमेरिका की कंपनी एप्पल का आईफोन बनना है तो वो भी चाइना में आके बन के पूरी दुनिया में जाएगा, राइट? इसी तरह क्योंकि उन्होंने अपने प्रोसेसेस को इस तरह से एनहांस किया है कि डिस्पाइट हायर वेजेस, जो उनका एक कंपैरेटिव एडवांटेज था, वो अगर कम भी हो गया, उनके पास एक कंपेटिटिव एडवांटेज आज भी मौजूद है। अब हमने कहा कि ट्रेड ओपननेस होनी चाहिए, ठीक है, और अगर आप प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर की कोई भी तकरीर रिसेंटली सुने तो उनका आजकल मेन फोकस ये है कि इट इज़ एक्सपोर्ट्स दैट कैन सेव अस, कि हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना है। अच्छा, इसमें भी लिटरेचर में दोनों तरह के आर्गूमेंट मिलते हैं। अभी पाइड ने एक और वर्किंग नॉलेज ब्रीफ इस पर निकाला है कि जिसमें हमने ये देखने की कोशिश की है कि क्या पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट के थ्रू इस इकोनॉमिक मैस से निकल सकता है या नहीं। तो दोनों तरह के आर्गूमेंट मौजूद हैं। बहुत से हमारे पास इकानमीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी इकानमी सिर्फ एक्सपोर्ट की बेस पे खड़ी कर दी दोबारा, जैसे वियतनाम है। अभी आप बांग्लादेश हमारे सामने, रिसेंटली सब कुछ हो रहा है उसके सामने, ठीक है, छोटी सी मार्केट है लेकिन उन्होंने एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ की है। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है। मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। जो उसमें प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा अहम एलिमेंट है वो है एनर्जी टैरिफ, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल, बिजली का खर्चा। हमने देखा है कि पाकिस्तान में एक इंडस्ट्रियलिस्ट को कितने यूनिट की बिजली मिलती है कंपेयर टू बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, कम्बोडिया, चाइना। हमारी बिजली सबसे महंगी है। तो हम जो भी चीज़ बनती है जिसमें बिजली इन्वॉल्व है तो वो पहला जो कास्ट का फैक्टर है वो है बिजली का, तो वो आप कंपेटिटिविटी उसमें छोड़ देते हैं। दूसरा, हमने रेगुलेशंस पे बड़ी डिटेल से यहाँ पे बात की है। हमारी रेगुलेशंस जो हैं वो इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहती पाकिस्तान में। हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ही नहीं है। तीसरा मेन इशू ये है कि हमारे पास वो स्किल लेबर ही नहीं है कि हम डाइवर्सिफाई कर सकें अपनी एक्सपोर्ट को या अपनी मार्केट्स को डाइवर्सिफाई कर सकें। सो एक्सपोर्ट्स लेड ग्रोथ शॉर्ट टर्म में करना शायद हमारे लिए पॉसिबल ना हो। हमें थोड़ा सा अभी इनवर्ड लुकिंग की ज़रूरत है कि हम देखें कि हम डोमेस्टिक कॉमर्स को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। उस पर भी पाइड जो है वो बड़ा एक्सटेंसिव काम कर रहा है। जल्द हम एक रिपोर्ट लॉन्च करेंगे यही डोमेस्टिक कॉमर्स पे, कि डोमेस्टिक कॉमर्स पे अगर आप थोड़ी सी रेगुलेशंस को रीफ्रेम करें, मॉडर्नाइज करें, तो शायद डोमेस्टिक कॉमर्स जो है वो, इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास इंडिया है। इंडिया ने सबसे पहले अपनी डोमेस्टिक मार्केट को डेवलप करना शुरू किया। वो डेवलप करते करते आहिस्ता आहिस्ता उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री इतनी कम्पिटिटिव हो गई कि उन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन शुरू कर दिया। तो हमें भी शायद उस तरफ देखने की ज़रूरत है। तो लास्ट में, क्योंकि हम टाइम हमारे पास बड़ा शार्ट है, हमने ये
एक बहस है बहुत ज़्यादा कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल स्लोगन है सदाम, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, ठीक है, कि हम अभी तक एग्रेरियन इकानमी है, ठीक है। लेकिन दूसरा तरफ का आर्गूमेंट ये भी है कि नहीं, हम अब एग्रीकल्चर बेस्ड इकानमी नहीं रहे। तो इसमें आपका क्या कहना है? अब तो हमारा जो जो सर्विसेज सेक्टर है मोर देन 50% तो उधर से आता है। एग्रीकल्चर में भी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से स्टिल स्ट्रॉन्ग हो, बट अराउंड 21% और सो अब उसका शेयर है। बट दुख की बात है कि वो जो एग्रीकल्चर इकॉनमी है उसको भी हमने ले डूबे। गंदम भी हम इंपोर्ट करें, जो रुई है उसको भी हम इंपोर्ट करें। वो मैं उस दिन शाफ से कह रहा था कि जो सिल्वर फाइबर जिसे हम कहते थे, सो सिल्वर फाइबर इज़ टर्निंग इनटू एशेस नाउ, कि अब उसको मतलब आग ही लगा सकते हैं और तो कुछ नहीं। क्योंकि जो हम इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले वो कहते हैं यहाँ का जो फाइबर है वो भी अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस और सारी जो उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह लगते हैं। सो हमने उसको इतना निगलेक्ट किया है कि जो शाफ जो कहते हैं कंपेरेटिव एडवांटेज जो था हमारा, हमने उसको भी लूज़ किया है। सो वो भी हो सकता है। बट हमारा सर्विसेज सेक्टर बूमिंग, अब तो वो फ्री लांसिंग पे भी कुछ लगाए थे टैक्स। तो ये अब स्टेट का जो विजन है और उसकी जो थिंकिंग है वो बताता है कि एक सेक्टर आप बूम कर रहे हैं उसको भी आप रोक रहे हैं, एक दफ़ा ग्रोथ तो होने दें। सो आई गेस नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द प्रोडक्टिविटी सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडस्ट्रियल की तरफ। ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है, क्योंकि उसके आप देखें कि जो हम कोई हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हमारी वो हम बना रहे हैं, और वो एक एप्पल फ़ोन जो है उसके इक्विवेलेंट होता है। सो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मेरा अपना ख्याल ये है कि उस हद तक करनी चाहिए कि सेल्फ सफिशिएंट हों। एटलीस्ट गंदम तो हम किसी से ना मांगे, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट हों। अदर देन दैट वी शुड इंसेंटिवाइज कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ ज़्यादा जाएँ। वेरी लास्ट, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी हम थोड़े से सजेशंस लें, कमेंट्स लें, उनके भी क्वेश्चंस लें कि आपने एंड पे सिटीज़ और इंटरनेट फॉर ऑल की भी बात की है। क्यों सिटीज़ क्यों ज़रूरी हैं? आप क्यों ये क्लेम करें कि सिटीज़ इज़ द इंजन ऑफ ग्रोथ, और इंटरनेट क्यों ज़रूरी है? वेरी वेरी ब्रीफ। देखिए, जहाँ सदाम ने बात की कि हमें हर सेक्टर पे फोकस करना चाहिए कि वहाँ से हम जितना भी बेनिफिट ले सकें, तो सिटीज़ जो हैं वो भी एक इंजन ऑफ ग्रोथ है। जैसे आपने बात की डोमेस्टिक कॉमर्स की, इसी तरह सिटीज़ जो हैं वो हब हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का, आपकी बिजनेस एक्टिविटी का। और जो अपॉर्चुनिटीज़ जितने सिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं वो कहीं और नहीं हो सकते। और एक इंक्लूसिव प्रो ह्यूमन प्रो इकोनॉमिक सोसाइटी तभी डेवलप होगी जब हम अपने शहरों की प्लानिंग सही से करेंगे, जहां अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों को देंगे, और वहां से जो वेल्थ क्रिएशन होगी वो ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी बिल्कुल ख़त्म तो नहीं करेगी, लेकिन ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा होगा। और आज हम जैसे देखें कि दुनिया में इंटरनेट की आपने एग्जाम्पल दी, तो आज से 30 साल पहले दुनिया बहस कर रही थी कि हो सकता है 2020 में सेल्फ ड्रिवन कार्स हों, राइट। पाकिस्तान उस वक्त ये बहस कर रहा था कि हमारे घर बिजली किस वक्त आएगी। 2020 में वो सेल्फ ड्रिवन कार्स दुनिया में आ गई, और अब 2020 में वो ये बहस कर रहे हैं कि अगर सेल्फ ड्रिवन कार जो है वो एक्सीडेंट कॉज करे तो उस पे हम लाइबल किसको ठहराएंगे, जो ओनर है या जो मैन्युफैक्चरर है। और 2020 में हम पाकिस्तान में अभी भी वही बात कर रहे हैं कि हमारे घर बिजली किस वक्त आएगी, राइट। तो हमने जो दुनिया की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वो मिस कर दी हैं, और इससे जो हमारा डिवाइड है प्रिविलेज और नॉन प्रिविलेज लोगों का, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। इंटरनेट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकता है, एक इस्लामाबाद में बैठे हुए बच्चे को भी के बराबर खड़ा कर सकता है उसको, जो मुजफ्फरगढ़ के किसी गांव में बैठा हो। हमारी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री देखें जिस तरह से फैल रही है, लेकिन अगर इंटरनेट नहीं चलेगा, इंटरनेट से हम बहुत सारा इल्म भी हासिल कर सकते हैं, बहुत सारा हम अपना ह्यूमन कैपिटल डेवलप कर सकते हैं, और हम अपना बहुत ज़्यादा सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अर्न कर सकते हैं। सो इसलिए इनकम जो है वो, वी बिलीव दैट इट इज़ नाउ अ राइट फॉर द पीपल। इट्स नॉट जस्ट अ सर्विस और अ टूल, इट्स अ राइट फॉर द पीपल। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, आई बिलोंग टू हंगू, बड़ा रिमोट आइसोलेटेड एरिया है। तो कुछ साल पहले तक इंटरनेट नहीं था। माय फर्स्ट कज़न आर डॉक्टर इन लाहौर, और माय फर्स्ट कज़न अदर जो और हैं वो हंगू में हैं। सो उनको कोई फ़ोन करते थे कि जी मुझे ये मसला है, तो वो जो जो डॉक्टर कज़न थे वो कहती थी कि यार समझ नहीं आ रही, अब देखना पड़ेगा, इसको एग्जामिन करना पड़ेगा, आप इस्लामाबाद आ जाओ दिखा लो। अब थैंक यू टू सम कंपनीज के 3G 4G बीच बीच में आता है।
तो अब वो वीडियो करते हैं कॉल, उनको दिखाते हैं लाहौर में बैठे हुए उसका इलाज हो जाता है हंगू में ही। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट और वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। सो इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ है, वी हैव टू इंश्योर, हम ये पार्ट के स्लोगन है इंटरनेट फॉर ऑल, के सबके लिए होना चाहिए कि एक लाहौर में बैठा शख्स हंगू में बैठे शख्स का इलाज करे थ्रू वीडियो कॉल, अगर अच्छा इंटरनेट हो। सो ऐसे एजुकेशन भी और चीज़ें भी यूट्यूब से स्टूडेंट सीख सकते हैं। जीबी वाले यहाँ बैठे हैं, मेरे कुछ जूनियर्स हैं कि जो ये पेंडेमिक आया कितना इशू हुआ, जीबी में इंटरनेट नहीं था, तो बच्चों की असाइनमेंट ही नहीं हो रही थी, सबमिट नहीं हो रही थी, क्लासेस अटेंड नहीं हो पा रही थी बिकॉज इंटरनेट के इशू थे। तो अगर वो होता तो कुछ भी नहीं था, बड़ा स्मूथ सब कुछ हो जाता। मैं चाहूँगा कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके भी हम कुछ कमेंट्स या सजेशंस लें प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, कासिम केतरानी is here. First of all, thank you all of them. Sir, being a part of government फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया, ये इतने ड्राई सब्जेक्ट पे आप 1.5 घंटा रुके रहे, कोई सुनने ही नहीं आता इकोनॉमिक्स को। और हमारा असल जो एम है यही है टू किक स्टार्ट दी कन्वर्सेशन अबाउट इकोनॉमिक इश्यूज, बिकॉज डिमांड है ही नहीं। एमएनए को हम कहते हैं कि जॉब लगवा दो, हम ये इश्यूज उनको नहीं बताते कि ये इश्यूज है, इसको ठीक कर दो। सर, बीइंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सर गवर्नमेंट से जब एक कॉमन सिविलियन परचेज़ करता है चीज़ लाइक फ्लैट हो गए कुछ भी, वो इतना कम्प्लेक्स सिस्टम है कि एक बार परचेज़ करने के बाद वो कहता है दोबारा मैं इधर नहीं आऊँगा। और ये मेरे सामने एक प्रैक्टिकल स्टोरीज़ हैं बहुत सारे कस्टमर की, लेकिन वो कहता है जब हम जाते हैं DHA डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स में एक ही दिन में काम हो जाता है। तो क्या ऊपर जो बैठे पॉलिसी मेकर हैं वो खुद नहीं चाहते कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन रन करे, लाइक डिफरेंट नादरा किस तरह रन कर रहा है और पिम्स, इसमें क्या डिफरेंस है? क्या ऊपर से ही सिस्टम में गड़बड़ है? अच्छा नहीं, इसमें देखें हमारी जो रेगुलेशंस है ना वो हमने इंटेंशनली ट्रांसपेरेंट नहीं रखी हुई, क्योंकि जो रेगुलेटर है बेशक जो ऊपर वाला है वो नहीं, लेकिन जो नीचे बाबू बैठे हुए हैं ना जो इंटरफेस करते हैं पब्लिक के साथ, वो रेंट सीकिंग का उनका मैकेनिज्म है। देखें अगर मुझे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, नादरा की आप वेबसाइट पे जाएं, अगर मैंने चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, आप आ जाएं और ये प्रोसेस है। ट्रांसपेरेंसी उन्होंने रखी हुई है। अब मैंने अगर लेट्स से PHA में घर लेना है, ठीक है, मैं अगर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाऊंगा, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हमने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी हुई रेगुलेशंस में, ठीक है। हमारा एक ये भी कहना है कि आप बेशक कोई रेगुलेटरी रिफॉर्म्स ना करें, आप सिर्फ इनको ट्रांसपेरेंट कर देना तो आपका 20% स्लज जो है वो कम हो जाएगा। लोगों को पता ही नहीं है। आप अच्छा, एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, दूसरा ये है कि ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से जब भी मैं किसी क्लर्क के पास जाता हूँ, आल्दो मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, वो फिर भी ऑब्जेक्शन लगा देंगे, नहीं जी नहीं, इसमें आपके फादर का भी CNIC चाहिए। अच्छा, अब पढ़ेंगे इसमें, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं। अभी जब अगर आपने पाकिस्तान में इधर इस्लामाबाद में कोई होटल बनाना हो तो उसके लिए एक अथॉरिटी है DTS, ठीक है। DTS की वेबसाइट पे आप जाएंगे, होटल की रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ें, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये 19 रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी करनी है। जब हमने होटल मालकान से पूछा कि अच्छा यही 19 रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं सर ये नहीं है, ये तो कोई 52 के करीब है। मैंने कहा और कौन सी है? उन्होंने कहा देखें इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि किचन में ये चाह रहे हैं कि आपके जो काउंटर्स हों वो स्टेनलेस स्टील के हों, ठीक है, तो वो मेंशन नहीं किया हुआ इन्होंने। इसी तरह ये हमसे रिक्वायर्ड करते हैं कि एक 800 cc कार मस्ट है आपके लिए, स्टाफ के लिए जो ड्यूटी पे हो, लेकिन वो भी मेंशन नहीं है। इसी तरह तो वो बहुत से ऐसे रूल्स हैं जो बाबू जो हैं वो खुद से इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं ट्रांसपेरेंट ना होने की वजह से। जो आप नादरा की और बाकियों की एग्जांपल दे रहे हैं, वो सिर्फ डिफरेंस यही है कि आप एक दफ़ा ट्रांसपेरेंट कर दें, इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल कर दें, तो काफ़ी ज़्यादा स्लच कम हो जाता है। मेरा नाम मोहम्मद चंद है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और बड़ा शानदार लगा जी आपने बिल्कुल ये जो टॉपिक है इसे लोगों के सामने डिस्कशन में लेके आए। और आपकी बहुत सारी बातें हैं जिनसे एग्री करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनसे एग्री नहीं करते, उन पे बात करना चाहेंगे हम। अच्छा, पाकिस्तान में मेरा जहाँ तक ख्याल है, पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, दोनों में ना हम लोग वर्क एथिक्स जो है उन्हें लैग करते हैं और ओनरशिप के साथ हम काम को ही नहीं करते। और थर्ड है, इंटीग्रिटी के बहुत सारे इशू हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है। आपने बाबुओं की तो बड़ी बात की, सेक्रेटरी जो है वो किस तरह से कह लो, आप मोनेटाइजेशन की बात कर रहे थे, अगर मोनेटाइज करें हम लोग जो वो रहाइश लेते हैं उसके बाद जो गाड़ी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अर्ज़ करूँगा, आप एक मरतबा उनका वैसे सैलरी स्ट्रक्चर उठा के देखें। सेक्रेटरी अगर वो किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब किसी
बैंक का, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नहीं है जहाँ पे उसे पे किया जाता है, तो फिर आई थिंक उसके बहुत कम पैसे बनते होंगे। और सेक्रेटरी ऐसे जो है ना, शायद इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन का होगा या फाइनेंस डिवीजन का होगा, उसके अलावा जो सेक्रेटरीज हैं उनको ये वाली प्रिविलेज, ये वाली फैसिलिटी हासिल नहीं है। अब आप देखें, जब आप गाड़ी की बात कर रहे हैं तो मोनेटाइजेशन पॉलिसी तो है उधर ना, ग्रेड 20 एंड अबव, उनके लिए गाड़ी नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। हम जो कैश पुअर और पर्क्स रिच जो हमारी रिपोर्ट है, हम यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप भले उनको 10% एक्स्ट्रा दे दें जो भी इंटरनेशनल एजेंसी दे रही है, लेकिन मोनेटाइज्ड फॉर्म में दें। उनको घर ना दें, घर के इवज उनको 3 लाख रुपया दे दें, आप उनको 12 लाख पे रखें। लेकिन अब मैं यहाँ पे यही चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद में ना बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं और इतनी सारी रहाइशें नहीं है, लोगों को हायरिंग मिल रही है। मतलब हायरिंग क्या है कि वो ग्रेड 17 के लिए आई थिंक अराउंड 40,000 है, ग्रेड 19 के लिए, और उसके बाद ग्रेड 19 जो है उसके लिए शायद 50,000 तक है। आप इसे मोनेटाइज ही करें, ठीक है, हायरिंग उन्हें मिल रही है इस तरह से। उसके बाद गाड़ी जो है वो नहीं मिल रही, गाड़ी के बदले में जो ग्रेड 17-18 का बंदा है उसे 5,000 कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है। उसके बाद फिर आगे आप चलें, ग्रेड 17 का जो बंदा है उसकी बेसिक पे स्केल में उसकी शायद 60,000 तक भी बेसिक पे स्केल नहीं बनती होगी। उसके बाद एमॉल्यूमेंट्स डालें तो मे बी 80,000 तक जाता हो, ठीक है, और उस बंदे ने मे बी CSS क्वालिफाई किया है या किसी और चैनल से आया। उसके बाद फिर आगे आप जाएं, उस पर घर जो आप कह रहे हैं, घर भी आपका मोनेटाइज हो गया, गाड़ी भी मोनेटाइज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात पर, लेकिन हम आ जाते हैं एक ज़रा मैक्रो लेवल पे। देखते हैं कि 1 रुपया अगर मैं किसी पब्लिक सर्वेंट पे लगाता हूँ या किसी प्राइवेट सर्वेंट पे लगाता हूँ तो कौन रिटर्न ज़्यादा देता है। हम इकोनॉमिक्स में वही कहते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न किस पे ज़्यादा है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो एक ग्रेड 17 का बंदा जो है वो मे बी 80,000 ले रहा होगा, लेकिन आप ज़रा उसको कंपेयर करेंगे प्राइवेट सेक्टर में उसी क्वालिफिकेशन में वो कितना बंदा कमा रहा है, ठीक है, और उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। व्हाट वी आर सेइंग इज दैट हम ये नहीं कह रहे कि पब्लिक सेक्टर बुरा होता है या प्राइवेट सेक्टर बुरा होता है, हम कह रहे हैं कि हमें एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है, हमें वो रिफॉर्म्स चाहिए जो एफिशिएंसी ला सकें। आपकी बातों से मैं एक चीज ऐड कर दूं यहाँ पे, क्योंकि हमने जैसे रेफर किया उस कैश पुअर पर्क्स रिच रिपोर्ट का, ये तो एक उसका एस्पेक्ट हमने यहाँ जिक्र किया उसमें, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट है और आप पढ़ें तो वहाँ पे हमने जो डिस्पैरिटी है कि अगर आप एक सर्टेन केडर में हो तो आपको जो पर्क्स मिल रहे हैं और किसी और में हो नहीं मिल रहे, तो वो डिस्पैरिटी का भी वहाँ पे पूरा जिक्र और एनालिसिस है। और रिसेंटली जो हम देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिस तरह गवर्नमेंट से लड़ रहे थे कि जी हमें डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाए और वो सारा, तो वो सारी चीज इन शॉर्ट 19 ग्रेड से नीचे ऑफिसर हैं अगर आप, तो आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं, 19 से ऊपर है तो फिर ऐसी है। जी आगे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्शंस में आपने बोला है कि टर्म जो है वो असेंबली की 3 इयर्स होनी चाहिए, तो असेंबली फिर जो उसका विजन होगा वो किस तरह पूरा हो सकता है इतने कम टाइम में, और कोई ऐसी कंट्री है जिसका इतना कम ड्यूरेशन है? बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बोला, तो उसकी भी जॉब सिक्योरिटी उस तरह नहीं है जैसे पोलिटिसाइजेशन को अगर आप खाली देख लें, तो अगर कोई एक असिस्टेंट कमिश्नर है और वो फेयर होकर चलता है तो, और बहुत सारे माफियाज इधर बने हुए हैं, और वो किसी के अगेंस्ट जाता है तो अगले दिन जो है वो विद इन अ वीक उसकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है, तो आप इसको किस तरह से काउंटर कर सकते हैं? अच्छा, जो पहला था आपका कि टर्म लिमिट 3 इयर्स की होनी चाहिए, वो एक हमने प्रपोजल दिया है जिस पे हम कंसेंसस चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इस पर डिबेट हो। ये जो हमने दिया है ये एविडेंस बेस्ड दिया है। हमने 1947 से लेके अभी तक जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं उनका एवरेज टाइम निकाला कि अच्छा कितने साल रही है। हमारे पास एवरेज टाइम जो है वो 3 इयर्स है। सो वी आर क्लेमिंग दैट कि अच्छा भाई अगर आप देखें हिस्टोरिकली कि एक हुकूमत इफेक्टिवली 3 साल ही रहती है, दैट्स वाई वी आर प्रपोजिंग 1 रीज़न, ठीक है। दूसरा ये है कि इस पर हम डेफिनेटली डिबेट कर सकते हैं, 4 साल होनी चाहिए, 5 साल होनी चाहिए, बेशक भले 10 साल रख दें, ठीक है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पॉलिसी स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, हमारा सारे का सारा आर्गूमेंट ये है कि पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस जो है ना वो गवर्नमेंट या एग्जेक्टिव ब्रांच के साथ लिंक नहीं होना चाहिए, दैट इज़ द पार्ट ऑफ टास्क ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आप अभी ब्रिटिश जो इंग्लैंड है उसकी एग्जांपल ले लें, फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं लेकिन उनकी पॉलिसी नहीं चेंज हुई है, ठीक है। हमें उस तरह का सिस्टम चाहिए कि पॉलिसी आपकी इन प्लेस रहे, ना कि गवर्नमेंट के चेंज होने के साथ सारी की सारी पॉलिसी हो जाए। हमारे यहाँ जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका सबसे बड़ा मसला ये है, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई भी बजट
एक साल पूरा नहीं निकालता है। अभी कल नया मिनी बजट आ गया है। अब मैं अगर एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने जून में जब बजट आया तो मैंने कैलकुलेशंस की, अच्छा इतना टैक्स है, ये मेरी कास्ट होगी, इस बेस पे मैं ऑर्डर्स लूँगा। अगले महीने पता चलता है कि नहीं जी मिनी बजट आ गया, वो 17 से 18% हो गया टैक्स। अब मेरी तो जो सारी कास्टिंग थी वो सारी की सारी दरे की दरी रह गई। अब मैं सोचूंगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं, क्योंकि अनसर्टेन इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसलिए पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ टोटली डिफरेंट कंपेयर टू एग्जेक्टिव ब्रांच, मतलब वो जो इलेक्शंस हैं उनसे टोटली डिफरेंट है, टर्म लिमिट से टोटली डिफरेंट है। सो हमारा ये कहना है। दूसरा आपने जो पूछा उसमें मैं चाहूँगा शाफ आप ज़रा ब्रीफ करें। सवाल क्या था, सॉरी सर जैसे पॉलिटिसाइज सिस्टम है हमारा, और अगर कोई इसके बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। नहीं, ठीक है। देखिए, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो या बाकी स्टेट एजेंसीज में हो, एक तो वो होनी मेरिट पे चाहिए कि जहां बंदा लगाया जाए वो भी अगेंस्ट सर्टेन प्री डिफाइंड केपीआईज, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो जिसमें डिफाइंड हो कि ये क्या टास्क हैं, क्या गोल अचीव करने हैं, और उसको उनको इंडिपेंडेंट किया जाए, उनको ये जिसे हम कहते हैं कि ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस दी जाए। इसमें जैसे हम एनर्जी मार्केट की बात कर रहे थे, जब मेरे जहन तक आई कि हमने 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनाई एनर्जी मार्केट में, एक नेपरा और एक ऑगरा, जिनके जहां मुख्तलिफ काम है, उनमें से एक काम ये भी है कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल की प्राइसेस एडजस्ट करनी है। अब बाय लॉ नेपरा और ऑगरा जो है वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं, लेकिन जब भी वो अपना ये अथॉरिटी एक्सरसाइज करने लगते हैं तो वो जो इंटरफेरेंस की हम बात कर रहे हैं कि कैबिनेट कह देती है नहीं जी हमने आवाम को रिलीफ देना है तो हम ये कीमतें नहीं बढ़ा सकते। उससे होता क्या है बाद में कि उससे वही जो हमारे सर्कुलर डेट के इश्यूज हैं, हमारे सब्सिडी एक्सपेंडिचर हमारे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो हमने कहा सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, कि हर किसी का काम डिफाइंड हो। एक ब्यूरोक्रेट जो है उसको जाहिर बात है, ये तो आपने ठीक कहा कि उसको नौकरी से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन उसको वो ओएसडी कर देते हैं उसको, या किसी हार्ड पोस्टिंग पे जानबूझ के इसलिए भेज देते हैं अगर वो अपना काम करना चाहे। तो ये एक एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट हम सिस्टम गवर्नेंस का लाएंगे कि जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आर्म जो है वो उनको इंडिपेंडेंस दी जाए चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी। बेसिकली मैं भी इस चीज़ के फेवर हूँ, लेकिन आई वांट टू नो व्हाई यू प्लेस योर ट्रस्ट इन एलजीज, क्योंकि हम इस तरह के स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन में रहते हैं जहाँ पे हमारे एमएलएज एमएनएज पूरी मशीनरी फेल है। तो हाउ कुड एलजीज कैन फंक्शन वेल। तो एक तो ये, दूसरी बात आपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, मुझे ये लग रहा है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो जस्ट इट्स अ डॉक्यूमेंट, वी हैव लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक इट। तो आई जस्ट वांट टू से दैट वी नीड अ चार्टर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस डॉक्यूमेंट एज वेल। तो व्हाट इज इम्प्लीमेंटेशन का तो खैर मैंडेट हमारा नहीं है, और आप लोग भी शायद यही उम्मीद लगा के बैठे हैं इम्प्लीमेंटेशन होगी जब सिविल मूवमेंट स्टार्ट होगी। हाँ। जो पाइड कोशिश कर रहा है कि हम इस पे डिबेट तो करें। हमारी सिविल सोसाइटी जो है वो इस पे, यहाँ पे ब्लैक होल आने का मकसद भी ये था कि आप लोगों के साथ इंगेज किया जाए, आप लोगों से भी आइडिया लिया जाए, ठीक है। तो जब पॉलिटिशियंस को भी पता हो कि हमारी सिविक जो सिविल सोसाइटी है वो हमें स्ट्रेस दे रही है, इस मूवमेंट पे प्रेशर आ रहा है, तो डेफिनेटली दे विल टॉक अबाउट इट। हम एज अ थिंक टैंक हैं, हमारा काम ये है कि हम आप लोगों के साथ इंगेज हों, आप लोगों को कहेंगे अच्छा ये इश्यूज हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लेटर स्टेज की है, लेकिन पहले हम देख तो लें कि इश्यूज हैं क्या, हम जो प्रपोज कर रहे हैं सोल्यूशंस क्या, आप उससे एग्री करते हैं या नहीं। हो सकता है कोई मिड वे हो सके, जैसे अभी 3 इयर्स टर्म लिमिट पे बात हुई, वो हमने एक प्रपोज किया है, हमने एक एविडेंस दिया है कि अच्छा जी हिस्टोरिकली ये हुआ है, तो हो सकता है कि सोसाइटी चाहे नहीं 3 की बजाय 5 की बजाय 7 साल कर दें, तो वो अलहदा स्टेज है। इसमें जो मैं सबसे एक एग्जांपल देता हूँ कि देखें जब हुकूमत आती है ना इन पावर, तो हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो वो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि विशेज़ आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो वो कुछ चीज़ों को करती है, एजेंडे पे रखती है कि ये इश्यूज हैं 10, उसमें से 1 2 3 4 आर फिजिबल, हम ये देखेंगे, इसको हम आगे देखेंगे जब टाइम मिला। तो असल मकसद ये होता है कि चीज़ें उस एजेंडे के ऊपर आ जाएं। जो पहले 3-4 चीज़ें होती हैं ना कि टॉप मोस्ट की चीज़ें हैं, इसको करना है। उसमें एक एग्जांपल है जैसे ट्रांसजेंडर के राइट्स हैं, आपने देखा होगा क्या हालत थी हमारे यहाँ, अभी भी कोई हालत अच्छी नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, कुछ न्यू लॉज आए, कुछ सिक्योरिटी उनको मिली है। क्यों? क्योंकि 8-9 साल सिविल सोसाइटी ने, लोगों ने ट्रांसजेंडर लिख के बोल के सेंसिटाइजेशन जो उसने लेके आए उसके अंदर। सिमिलर विद एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के ऊपर लोगों ने कहा था फ्लॉड है, ये सब ड्रामा है, फिर इतना बोला
एविडेंस बेस्ड, और ये तो कुछ ना कुछ नहीं, बिलियन ट्री सुनामी भी आ गया पीटीआई के उसमें, इन मैनिफेस्टोज, इस तरह मैनिफेस्टोज में चीज़ें आती हैं और वो फिर एजेंडे के ऊपर आ जाती हैं। सो हमारा जो मकसद है, हम जब उन लोगों से मिलते हैं मैनेज वगैरह से, वो कहते हैं यार ये आप लोग जो है ना थिंक टैंक्स वाले, ये आप लोग लिखते रहते हैं। हमारे पास आम आदमी आते वो ये चीज़ें नहीं कहते, वो कहते मेरे बच्चे को एडमिशन दिला दो, मेरे बच्चे को जो दिला दो, कोई जॉब दिला दो। सो वी नीड टू किक स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन। जब कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी तो शायद अभी नहीं तो 8 साल बाद लोग कहेंगे यार ये सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के ऊपर लोग हर जगह बोल रहे हैं, इसको एजेंडे के ऊपर रखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। लोकल गवर्नमेंट की बात की, असल में हमने लोकल गवर्नमेंट एक्सपीरियंस नहीं की है, हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन एक्चुअली उनको पावर डिवॉल्व नहीं की है, उनको पावर दी नहीं है। हमारे यहाँ वो आपके जीबी में भी होगा, सिटी नाम होता था, साथ ही वो डीपीओ डीसी को हमने डीपीओ बना दिया, ठीक है। तो वो पावर जो थी वो पैरेलल चल रही थी। आप एक दफ़ा प्रॉपर लोकल गवर्नमेंट को इवॉल्व होने दें, देन यू विल रियलाइज़ कि अच्छा ये एमएनए को कोई जानता भी नहीं होगा, ठीक है। मैं फॉरेन में जहाँ रहता था, मुझे कभी भी कोई एमएनए मुझे पता भी नहीं था कौन सा है वहाँ पे। हाँ, मेयर्स जो था वो हर इवेंट पे ज़रूर होता था, वो आपसे ज़रूर मिलता था। इलेक्शंस जब करीब आते थे तो आपको सब पता होता था कि अच्छा कौन सा मेरा मेयर होगा, कौन सा कैंडिडेट है, दे अप्रोच यू, ठीक है। तो वो हमने तो उस तरह से सिस्टम इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। इसलिए हम चाह रहे हैं कि नहीं, लोकल गवर्नमेंट जो है वो बेसिक ऑर्गन है किसी भी डेमोक्रेसी का। सर्विस डिलीवरी ऑलवेज कम्स फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट, वो लोकल गवर्नमेंट की डोमेन में है। और जो हमने किए भी है, थोड़ा बहुत फाइनेंशियली एम्पावर नहीं किया। अगर कोई विजन किसी बंदे का था भी, अगर उसने कोई रोड बनानी भी थी या कोई इस तरह की एक्टिविटी करनी, तो वो फिर भी डिपेंडेंट होता था प्रोविंशियल हेडक्वार्टर या फेडरल जो इधर है कि उससे फंड्स नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं। तो फिर वो लोग उसी को कहते थे यार तुम फेल हो गए, हालांकि वो बेचारा फेल नहीं होता था, उसको पीछे से कुछ मिलता नहीं था। सो लोकल गवर्नमेंट्स एम्पावर्ड का मतलब यही है कि रेवेन्यू कैपेसिटी भी उनको दें, आप उनको जो टैक्सेस वगैरह उनको करें डिवॉल्व, फाइनेंशियल ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन जो है इंडिपेंडेंस दें उनको। अदरवाइज फिर यही होगा जो अब एक और मसला आपका सॉल्व होगा। अगर आप अभी पिछले 20 साल का देख लें, जो कि आपकी होश में होगा, हमारे पास कोई लीडर ही नहीं है, वही चेहरे बार बार आ रहे हैं, वही चेहरे बार बार आ रहे हैं। उसकी एक मेन वजह भी यही है कि हमारे पास लोकल गवर्नमेंट नहीं है। लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपके लीडर्स क्रिएट करती है सोसाइटी से, एक आम आदमी को मौका देती है कि वो हायर लेवल तक जा सके। आगे चलते हैं, टाइम ज़रा शार्ट हो गया। जी जी। हमारी जो हाँ गढ़ी अब्दुल्ला से मेरा ताल्लुक़ है, तो अभी मैं अपने जो एक कागजात जो है डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने के लिए गया था, तो जो हमारा मेंबर था तो उसे सिग्नेचर करना नहीं आता था। तो ये चीज़ है कि अगर हम इसको एम्पावर भी करें, फाइनेंशियल एड्स भी करें, तो आगे कोई हमें ऐसा बंदा नहीं है कि उसको एक अच्छी जगह पे उस चीज़ को लगा सके और हमारे लिए जो है काम। इसके ऊपर हमारे यहाँ भी अच्छी खासी डिबेट हुई है। देखिए, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे यहाँ थाना कल्चर बड़ा अहम है, ठीक है। मैं अगर वोट देने जा रहा हूँ ना, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि अगर कल को मुझे थाने में या कचहरी में कहीं काम पड़ गया तो ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है या नहीं। मैं नहीं देखूंगा उस बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है, उस बंदे का पास्ट रैकेट क्या है, ठीक है। वो बंदा भले बदमाश हो, भले उसने करप्शन की हो, लेकिन उसका अगर थाने और कचहरी में असर रसूख है तो मैं उसको वोट दे दूंगा, ठीक है। ये बड़ा बुनियादी चीज़ है। इसीलिए हम वो पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आप पुलिस को डीलिंग करें इसके साथ, ठीक है। तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपके जो लीडर्स आएंगे वो पॉलिश होते हुए आएंगे, आवाम को भी समझ आना शुरू होगी, तो फिर वो चीज़ें थोड़ा सा मेरे ख्याल में सिस्टम को भी हमें आउट ऑफ द बॉक्स लेके चलना है। जो चीज़ मैं अभी बताने जा रहा हूँ शायद आइडियलिस्टिक हो बहुत, कि हमारा जो सिस्टम है कैंपेनिंग का इलेक्शन में, बेशक जो लोकल जो सतह उसी पे हो, 3-4 जीपें हों, मोटरसाइकिलों पे 50 बंदे पीछे से आ रहे हों, उसका बड़ा रोब-दाब हो, मूछें हों, बड़ी लंबे लंबे बाल हों, तो वो उसका मतलब वो जिन्होंने बताया कि जो पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर को भी जानता हो तो उसकी वैसे इन्फ्लुएंस होता है। तो हम इस सिस्टम को क्यों ना चेंज करें, इस तरह का कोई क्यों ना हो प्लेटफॉर्म जो हुकूमत है। हुकूमत को न्यू प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बिल्डिंग्स हैं हमारे पास वैसे खाली पड़ी हुई हैं। तो वो एक प्लेटफॉर्म दे कि जी आप तीनों इलेक्शन में आना चाहते हैं, आप इधर आएँ, स्पीच करें, लोग आएँ, आपको सुनें, कोई कैंपेन शैम्पेन की इजाज़त नहीं है, कुछ नहीं है। जो इतने रुपये लगाते हैं, अब आम आदमी तो रुपये नहीं लगा सकता, आप लगा सकते हैं 80 लाख 90 लाख, मैं नहीं लगा सकता, तो मैं तो ऐसे ही आउट हो गया ना फ्रॉम द गेम। तो मैं तो कंटेस्ट नहीं कर सकता। आपका जो इन्फ्लुएंस है 80 लाख से चिकन बिरयानी 300 बंदों को खिला दी, मेरा तो वो इन्फ्लुएंस नहीं आ सकता। सो मे भी हमें इस चीज़ को भी सोचने की ज़रूरत है कि जो इलेक्शन कैंपेनिंग सिस्टम है उसको भी हम ज़रा चेंज करें, कंटेम्प्रेरी उसको लेके और सिंपल करें, ताकि फेयर प्ले हो, इक्वल प्लेइंग ग्राउंड हो फॉर एवरीवन। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड कर कि
हम क्यों कह रहे हैं कि सिस्टम चेंज होने की ज़रूरत है, कि इस टाइम जो सिस्टम है उसमें कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई बंदा जो एक बहुत ज़्यादा अमीर ना हो वो आ ही नहीं सकता अगर आना चाहे भी। एक पढ़ा लिखा शरीफ बंदा, उसकी ट्रेनिंग हुई होती है कि यार किसी से जाके डील करने की ट्रेनिंग उसकी डिफरेंट है। अब आगे वो लोग जिन्होंने सीखी ही बचपन से बदमाशी है, जिन्होंने जोर और अपना पावर खींचना लेना सीखा है, वो वैसे ही उस चीज़ से डर के भाग जाते। लेकिन अगर कोई आना भी चाहे तो अब मैंने अगर इलेक्शन लड़ना है लेट से एमएनए का, तो एमएनए के इलेक्शन के, क्योंकि हमारा सिस्टम वही पर्ची पे आके ठप्पे लगाने का है, तो एक एमएनए के हलके में 300 पोलिंग स्टेशन हैं। अब पोलिंग स्टेशन पे पर्ची भी उसी पॉलिटिकल पार्टी ने बना के देनी है हर बंदे को कि तुम्हारा नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी डिटेल, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो लिस्ट कहीं आवाम को अवेलेबल नहीं होती। तो मुझे हर पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग बूथ भी अपना बनाना है, उस पोलिंग बूथ बनाने का खर्चा, उस पोलिंग बूथ पे 5 बंदे भी मैंने बिठाने हैं। फिर क्योंकि हम अपनी काउंटिंग का मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट नहीं कर सके तो मैंने 2 पोलिंग एजेंट भी बताने हैं, जो एक मर्दों के पोलिंग एजेंट हो, एक ख़वातीन में हो, तो हर पोलिंग स्टेशन पे बैठ के वो गिनतियाँ भी करते रहें। तो 10 बंदों मैंने हर पोलिंग स्टेशन पे, तो 3000 बंदा सिर्फ मुझे इलेक्शन डे पे चाहिए कि वोट पड़ जाए मुझे, तो उन 3000 बंदों का खर्चा, वो सारी चीज़ें। सो ये एक आम इंसान से तो ये सारी चीज़ें रिमूव ही कर। जस्ट फूड ऑफ थॉट, हम नॉर्मली वो कैंडिडेट नहीं करता, वो लोग खुद कर रहे थे खर्चा, और बाद में अगले 5 साल वो फिर सारा। एग्जैक्टली बिल्कुल, वो रेंट सीकिंग है ना, रेंट सीकिंग है। अच्छा, इसमें वैसे फूड ऑफ थॉट है, हमें डिबेट करने की ज़रूरत है। हम मोबाइल फ़ोन से क्यों नहीं वोटिंग कर सकते? मतलब डॉक्टर नदीम का आइडिया है कि हमें इस तरफ भी सोचना चाहिए। अच्छा सर, मेरा कुछ फीडबैक है और कुछ क्वेश्चन है। फीडबैक फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक स्ट्रांग चेक इन बैलेंस चाहिए जिस तरह अमेरिकन सिस्टम में। दूसरी बात ये है कि जो प्रोविंशियल है, लोकल है और जो पार्लियामेंटेरियन है, उसके लिए एक एजुकेशन जो क्राइटेरिया चाहिए, या मास्टर किया हो, बहुत सी मैं देख चुका हूँ, देख भी रहा हूँ, FA पास हो, किसी की डिग्री जाली हो, ठीक है। और क्वेश्चन ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत से मतलब सेक्टर के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए डोमेन डिफाइन किए, जैसे मिलिट्री है, जुडिशरी, हर एक है, लेकिन वो डोमेन के बावजूद अपने डोमेन क्रॉस करके दूसरे में टांग अड़ाना चाहते हैं। उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि उनके लिए सब कुछ डिफाइन भी है? आपके तीनों कंसर्न्स बड़े वैलिड हैं। पहले दूसरी बात है कि डोमेन क्यों क्रॉस करते हैं। गेम थ्योरी में बड़ी, हम इकोनॉमिक्स में गेम थ्योरी आपने पढ़ी होगी, बिल्कुल वो सिंपल सी है कि अगर आप अपनी पावर असर्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरा आके वो ज़रूर करेगा, सिंपल। अच्छा, आपने जो कहा कि MNA MPA सारे अनपढ़ आ रहे हैं, उसमें वही आता है। देखें, हमने डीलिंग करना है पावर को विद पॉलिसी मेकिंग। जब आप MNA के लिए ये डिसाइड कर देंगे कि इसका काम सिर्फ पॉलिसी मेकिंग है, कानून साजी है, इसको कोई डेवलपमेंट फंड नहीं दिया जाएगा, PSDP में इसका कोई प्रोजेक्ट से कोई किसी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली वो बंदे एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे जो अनपढ़ हैं, क्योंकि उनका पॉलिसी मेकिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। वो ऑटोमेटिकली आपकी जो लीडरशिप है वो पॉलिश होना शुरू हो जाएगी। सो इसलिए हम बार बार इस पर स्ट्रेस करें कि पार्लियामेंटेरियंस का काम पॉलिसी मेकिंग है, ना कि डेवलपमेंट फंड्स लेना है, इसको डीलिंग करें, ठीक है। तो वो वहाँ से मसला आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका क्या था कमेंट? हाँ, चेक एंड बैलेंस के लिए देखें, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उसके लिए चेक एंड बैलेंस जो है वो सबसे बेस्ट चेक एंड बैलेंस है आपका इलेक्शन। इसलिए हम कह रहे हैं कि एवरी ईयर शुड बी इलेक्शन ईयर। अगर मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर आया हूँ तो मुझे पता है कि नेक्स्ट ईयर मेरे पास पार्लियामेंट प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन आ रहे हैं। अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा अमेरिकन प्रेसिडेंट की, कि जब वो न्यू लिबरलिज्म की बहुत ज़्यादा चल रही थी डिबेट, तो उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन ने ये चाहा कि हम ये इसको एज अ पॉलिटिकल स्लोगन ले लें। सो पहले 2 साल उन्होंने लिबरलाइजेशन और मार्केट उसको वो उनका सोशलिस्ट थोड़ा ज़्यादा था स्टैंस, उसको बहुत ज़्यादा स्नब करने की कोशिश की। बट मिड टर्म इलेक्शन हुए तो वो ओनली सेकेंड टाइम इन द हिस्ट्री दे लास्ट, ठीक है। तो उन्होंने अपनी सारी की सारी पॉलिसीज जो थी वो रीथिंक की, ठीक है। तो वो एक चेक एंड बैलेंस का पॉलिटिशियन के लिए मैकेनिज्म इलेक्शन इज़ द बेस्ट वन। लोकल गवर्नमेंट के लिए हम जो कह रहे हैं वो अगेन जो मेयर है उसके लिए इलेक्शन, लेकिन जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए आप उनको परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दें कि 3 साल हैं, ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, नहीं परफॉर्म कर रहे तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मेयर को अथॉरिटी हो
कि उसको डिसमिस कर सके. सो इलेक्शन इज़ द बेस्ट मैकेनिज्म जो आपको वो चेक एंड बैलेंस के लिए है. इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ कि जैसे आपने यूएस प्रेसिडेंट की एग्जांपल दी, अगर हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि यार दुनिया में कौन है जिसको हम कह सके हु हैज़ द मोस्ट पावर, में भी हमारे जहन में आएगा जो करंट यूएस प्रेसिडेंट हो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया की वाहिद सुपर पावर, और उसका प्रेसिडेंट जो है हम समझ सकते हैं कि यार हो सकता है वो बंदा हो जिसके पास मोस्ट पावर होगी इन दिस वर्ल्ड, जो भी उस वक्त हो. लेकिन इवन यूएस प्रेसिडेंट के पास जो है वो पावर बहुत लिमिटेड और बहुत चेक्ड पावर है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनको अपनी पार्लियामेंट से अप्रूव करवानी पड़ती हैं. बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने पहले बात की थी कि हो सकता है कि लंदन का जो मेयर है, लंदन के फैसलों में उसको प्राइम मिनिस्टर भी कुछ ना कह सके. राइट, ये हमने देखा जब ट्रंप ने कहा कि जी आप इमिग्रेंट्स को ना आने दें. बहुत सारी स्टेट्स जो कि रिपब्लिकन नहीं, जिनके मेयर्स रिपब्लिकन नहीं थे या गवर्नर्स रिपब्लिकन नहीं थे, उन्होंने वो ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया, बिकॉज दे बिलीव्ड कि ये इस स्टेट में जो होगा फैसला, कौन एंटर हो सकता है कौन नहीं, उसका फैसला मैंने करना है. और ये जो सजेशन प्रेसिडेंट दे रहा है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पूरी नहीं उतरती. सो वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस इन आवर सिटी, इन आवर स्टेट. राइट, सो ये एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम वहां पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं है. सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं थोड़ा लेट आया हूँ, मैंने आपकी डिबेट सुनी नहीं. सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आज तक पाकिस्तान में कौन सा ऐसा पीएम है जिसके पास पावर हुई हो. नवाज शरीफ 3 दफ़ा रो चुका है, इमरान खान अभी स्टिल रो रहा है. तो अगर आप सती गुफ्तगू करेंगे नीचे लेवल में, फिर तो हमें नज़र आता है कि जी इमरान खान बुरा, नवाज शरीफ अच्छा, वो बुरा, ये अच्छा. अगर आप ऊपर से अगर देखें तो पावर तो किसी के पास ही नहीं है. अभी जो कुछ क्वेश्चन से ये हमें पता चला कि जी पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, तो ये तो मैटर ही नहीं करता. एक ये कि यहाँ पे जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं मिलिट्री के या जो भी, अब तो छुपी ढकी छुपी बातें नहीं है. पहले तो लोग खलाई मखलूक या इस तरह का नाम भी ले लेते थे, अब तो ओपन होता है. दूसरा ये कि 70 सालों में हमने फैब्रिकेटेड जो हमने हमारी पाकिस्तान स्टडी हमने पढ़ी, और अब तो मुझे लगता है कि लोग जान चुके हैं कि हमारे असल मसाइल क्या हैं. आज भी आप कश्मीर आपको लगता है कि वो जो 60 रुपये का पेट्रोल ले रहा है और 5 रुपये उनका बिजली का यूनिट है, वो हमारे साथ मिलना चाहते हैं. और तीसरा ये असल मसले ही हैं. बाकी पॉलिसी तो कोई भी हो जाएगी, अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक है तो वो तो अब बात की बात है. और तीसरा ये था कि एक हवा चली थी जिसमें बजट को कम करने की बात हुई थी. अब हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है कि जब यहाँ पे एक IR में डिटरेंस थ्योरी हम पढ़ते हैं, तो जब आप इनसे पूछो तो ये कहते हैं कि जी हाँ हमारे पास एटम बम है तो इसको हम डेटर के तौर पे यूज़ करते हैं. तो फिर तो आपको इतनी बड़ी आर्मी नहीं चाहिए. हम एक हवा चली थी जिसमें बजट और इनके जो बिजनेसेस थे उनको कम करने की बात हुई, लेकिन देखते ही हमने देखा कि जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, हमने एक नया मास शुरू कर दिया. और वो 1-2 बंदे हैं पुलिस वाले, उनकी भी बड़ी एतराज़ात थे, जिन्होंने कहा था कि हमें इजाज़त दे दो गाड़ियाँ चेक करने की, तो कोई यहाँ पे फिर हम गारंटी करते हैं कि यहाँ पे कोई सुसाइड बॉम्ब्स वगैरह नहीं होंगे. तो असल इशू ये हैं जो हमें नुकसान दे रहे हैं. मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, एंड देन आई थिंक डॉक्टर वकार जो है वो ही इज़ बेटर वेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू दिस. देखिए, जब भी सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, आप कभी भी कहीं भी किसी से एक फ़ायदा हासिल करने के लिए नाजायज़ मदद मांगेंगे ना, आप जब भी उस पोजीशन पे रहेंगे, सो यू विल ऑलवेज भी, आपको एक तरह से आप फोर्स रहेंगे कि आप उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें. और वो ज़रूरी नहीं है कि वो शायद कोई एक इदारा या एक ग्रुप हो, वो आप जिससे भी मदद हासिल करेंगे. और वही चीज़ हम पॉलिटिक्स में देख रहे हैं कि अगर हमारे क्यों हम इंटरफेरेंस होती है पॉलिटिक्स में, बिकॉज हमारे पॉलिटिशियंस खुद अपॉर्चुनिटी देते हैं. किस तरह? आपस की लड़ाइयों के जरिए. वो जानबूझ के जाते हैं उन्हीं के पास, यार हमें मदद करें इनको हटाने में, या हमें मदद करें आने में अगले इलेक्शंस में. और वो सिर्फ ये नहीं कि आपने आर्मी का जैसे कहा स्टैब्लिशमेंट का रोल रहा, इस तरह बहुत सारे आपके लॉबी ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट, जो आपके पॉलिटिकल इलेक्टेबल्स को भी मनूवर करते हैं अदर देन आर्मी और बाकी इस तरह के इंस्टीट्यूशन. सो जब आप इनसे मदद मांगेंगे, आप दे विल ऑलवेज होल्ड यू होस्टेज फॉर रेंट सीकिंग. सो पहली जिम्मेदारी हमें ये देखें, कोई भी इस्तीफा नहीं देता अगर पावर नहीं है ना, कोई इस्तीफा नहीं देता.
जब बाहर आ जाते हैं फिर इनको याद आता है। क्यों? बिकॉज ये आते ही मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स की मदद से हैं, ये खुद वो प्रोटोकॉल्स फ़ायदे इंजॉय करते हैं, और फिर जब कोई और आके वही चीज़ करता है जो इन्होंने की थी तो ये सारे रोने लग जाते हैं, राइट। सो पहली चीज़ तो ये है कि हम अपना एटीट्यूड सही करें कि हम उन प्रेशर ग्रुप से मदद मांगना छोड़ें सबसे पहले, फिर ये इस चीज़ों पर आए कि यार वो आते क्यों। ख़त्म कीजिए कि मैं वो ज़्यादा मुश्किल पार्ट है। पहले तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन, हमें क्यों प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग चाहिए? वी स्टिल नीड अ पर्सनैलिटी ना, कोई स्ट्रॉन्ग बंदा हो, मसीहा हो। ये खैर इस्लामिक हिस्ट्री का एक वो हमारे अंदर एक इनहेरेंट चीज़ है कि एक बंदा हो, एक लीडर हो। सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिस तरह इन्होंने कहा मेयर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, IG स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, VC स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अथॉरिटीज़ के हेड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फिर आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए स्ट्रॉन्ग। सो पहले तो हम पर्सनैलिटी से निकल के सिस्टम्स के ऊपर आएँ, इदारों के ऊपर आएँ। सेकेंडली जो बजट के आपने कि डिफेंस बजट वो बिल्कुल होना चाहिए कम, उसके ऊपर डिबेट्स हैं अलग अलग। मगर असल सवाल ये है जो मैंने देखा, मैं अक्रॉस द कंट्री में फिरा हूँ इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब डिफेंस बजट तो एक और चीज़ होगी, दैट इज़ डिबेटेबल, उसको आप जितना मर्जी करें। जितना रिमेनिंग बजट है उसका क्या हो रहा है, वो आपको रोक तो नहीं रहे कि सफाई ना करें। जो अस्पतालों की हालत है वो आपको रोक रहे हैं कि अस्पताल को और अच्छा मत होने दें, एफिशिएंसी ना आने दें, उसको अच्छा इलाज ना करें। वो आपको रोक रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आएँ स्कूलों में, जो उनका है वो अलग है। मगर ये चीज़ें जो हमें मिल रहा है हम तो वो भी नहीं करें ना। स्कूलों का सिलेबस बनाने में तो आपको इदारा नहीं रोक रहा ना कि आप न्यू कंटेम्प्रेरी सिलेबस लेके आएँ। हिस्ट्री में तो आपको नहीं रोक रहा। और जिस तरह आपने हिस्ट्री की बात की, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो उसमें जर्मन स्कूलों में जर्मन्स को ये बताया जाता है कि हिटलर वाज अ जर्मन एंड इट वाज अ ब्लैक स्पॉट ऑन आवर हिस्ट्री। हम तो कहते हैं ना कि यार वो था तो वो तो मुसलमान ही नहीं था असली ना, हम उसको मानते नहीं। वो कहते हैं ही वाज अ जर्मन एंड वी शुड बी अशेम्ड ऑफ हिम, कि वो कहते हैं हकीकत बताएं तब आप आगे यू कैन गो। तो वो आपकी बात ठीक है बिल्कुल जी। नहीं वो मैं दो बातों से ही वही रीइंफोर्स करूँगा कि देखें हमारे पास सिविलियंस के पास स्टिल बहुत सी फील्ड है खेलने के लिए। PSDP की एलोकेशंस जो है उनमें कोई रोल नहीं है। नो डाउट आई एग्री कि अभी एक इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत पावरफुल है, ठीक है, लेकिन जो चार्टर ऑफ इकानमी हम ला रहे हैं और जिसमें हम चाह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रेशर बिल्ड हो कि हम पॉलिटिशियंस को मजबूर कर सकें कि किसी एक चार्टर पे एटलीस्ट 10 हम पाई ने एक प्रोजेक्शन की है, हमने 2 एंगल्स देखे। हमने देखा ये कि अगले 30 सालों में हमारे पास के कितने नए नौजवान लेबर फोर्स में आएंगे, तो उन नौजवानों को नौकरी देने के लिए हमें कितनी ग्रोथ चाहिए। दूसरा हमने ये अज्यूम किया कि हमारा जो डेट बढ़ रहा है, इस डेट को पे करने के लिए हमें कितनी ग्रोथ चाहिए। दोनों सिनेरियो में हमारे पास जो फिगर आ रही है वो आ रही है हमें अगले 30 सालों में 7 से 8% ऑन एवरेज ग्रोथ चाहिए नेक्स्ट 30 ईयर्स। अगर उससे बिलो आप काम ग्रोथ करते हैं तो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, डेट के प्रॉब्लम्स आएंगे। दोनों प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं अभी। तो हमें एक सस्टेन्ड ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स चाहिए। अच्छा, इसी तरह हम उस ग्रोथ को लेने के लिए हम चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप को हम इस कंसेंसस पे ला सकें कि जो भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी होगा नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स वो इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। वंस वी आर एबल टू कन्विंस आवर पॉलिटिकल पार्टीज तो वो ऑटोमेटिकली जो इंस्टीट्यूशनल बैलेंस है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर इररेलेवेंट हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन है या नहीं है, वो बाकी सारी चीज़ें वैलिड हो जाएंगी। जी जो ब्लैक होल का जो फेसबुक पेज है उसमें हर सेशन की तरह ये सेशन भी हमारा लाइव किया है। सो एक तो फीडबैक ये है कि थैंक यू फॉर डिस्कसिंग इकॉनमी, इतनी इन डेप्थ डिस्कशन जिसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्होंने भी अपनी शिरकत की है। ज़ाहिर है ये बहुत ज़रूरी है ये इस तरह के डिस्कशंस। सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं नाम ले लेता हूँ जो लोग हमारे साथ मौजूद थे इस डिस्कशन में ऑनलाइन। तनसीर अहमद, नूर शाहिदीन, आसिफ शाह, अहमद रज़ा, उस्मान ख़ान, लियो, सुल्तान महमूद और ज़ोया उमर। और 2 क्वेश्चंस हैं अमाद ख़ान के, वो मैं आपके आगे रख देता हूँ। एक तो वो ये कह रही हैं कि अब दोनों के इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। भारत की जो IT एक्सपोर्ट्स है वो रफली $150 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान जो है वो हार्डली $2 बिलियन को टच करता है। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक जो है स्टैटिस्टिक्स है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपनी राय दे दीजिएगा। दूसरा वो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ डेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू सराउंडिंग कंट्रीज एंड हाउ हैज़ दिस ट्रेंड curtailed domestic investment in our country?
जो पहला उनका कंसर्न है कि भारत में आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत 150 क्रॉस कर चुके हैं और हम 2 बिलियन पे भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। उसकी एक हिस्ट्री है। हमें अभी तो नज़र आ रहा है कि भारत में अभी आप देखें कि टॉप 10 जितनी भी आईटी की आपकी इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके सीईओ इंडियंस हैं, ठीक है। उसकी एक पूरी हिस्ट्री है। अगर आप 70s में देखें तो भारत ने इंटेंशनली प्रमोट किया था अपनी यूथ को कि वो आईटी रिलेटेड स्किल्स जो हैं वो सीखें। उसमें वो उनकी फेमस वो आईआईटी जो वो टाटा वालों का इंस्टीट्यूट है वो लीडिंग था, ठीक है, उन्होंने पिछले 30 साल इन्वेस्ट किया है आईटी सेक्टर में। देन अब वो जाके उनको वो फ्रूट मिल रहे हैं। हमने अपना वो जो जैसे शाफ ने कहा था कि हमने वो ट्रेन मिस कर दी ना। हमने अभी भी हम इसी सोच में है कि इंटरनेट बच्चों को देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो ये पहला तो वो उनका है कि अभी हम अगर सोचना शुरू करेंगे तो मे बी नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स जो है ना हम भी शायद उस लेवल पे जा सकें। उन्होंने उस पर वर्क किया है। जो उनका दूसरा था क्वेश्चन, हाँ, डेट कैपिटल या डेट कैपिटल। अच्छा, मैं आप जो हाँ, डेट कैपिटल का वही है कि डेट कैपिटल जो है ये कॉन्सेप्ट ये है कि सिटीज़ में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं स्पेशली पब्लिक सेक्टर्स की जिनको हम अल्टरनेट यूज़ में ला सकते हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर है। कन्वेंशन सेंटर जो है वो राउंड द ईयर्स खाली ही मिलता है। आपको पता चलेगा सिर्फ 5 दिन ही जो है ना उसमें कोई फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं ये डेट कैपिटल है, ठीक है। डेट कैपिटल की ऐसा कोई नहीं है रेशो डेट कैपिटल की। इसमें हमने एक रिसेंट स्टडी की है पाइड में जिसमें हमने ये एस्टिमेट करने की कोशिश की है कि G61 का जो अगर सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट रेजिडेंसीज हैं, अगर हम इनको अल्टरनेट यूज़ में लेके जाएं, अल्टरनेट यूज़ में हमने ये कहा है, हमने वहाँ पे देखा है कि टोटल हमारे पास 700 के करीब हाउस यूनिट्स हैं, 750 के करीब पब्लिक सर्वेंट्स वहाँ पे रहते हैं। अगर उन 750 को हम कन्वर्ट कर दें हाई राइज बिल्डिंग्स में, हम ये नहीं कह रहे उनको रीएलोकेट करें, हम ये नहीं कह रहे कि उनसे वो वापस ले लें, जस्ट उनकी जगह आप हाई राइज बिल्डिंग बना दें, 11 स्टोरी बिल्डिंग बना दें, तो हमारी कैलकुलेशंस बता रही हैं कि आपको सिर्फ 7 बिल्डिंग्स रिक्वायर्ड हैं कि आपकी सारी की सारी वो जो रेजिडेंसी है वो कन्वर्ट हो जाएगी हाई राइज बिल्डिंग्स में। रिमेनिंग को आप ऑक्शन करें तो हमारी कैलकुलेशंस हमें ये बता रही हैं कि करंट ईयर्स में 52 बिलियंस का आपके पास नेट जो है ना वो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो वो डेट कैपिटल का अल्टरनेट यूज़ है। इसी तरह पाइड और भी स्टडी कर रहा है, वो भी जल्द हमारे पास आएंगी। तो वो डेट कैपिटल एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, डिफरेंट फॉर्म्स में कर रहा है। आप लियाकत जिम्नेजियम देख लें, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू देख लें, बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जो अंडर यूटिलाइज्ड हैं या वो यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रही है। इसी तरह आप माल रोड अगर लाहौर का देखें तो वो क्लासिकल एग्जांपल है हमारे पास डेट कैपिटल की। आइडियल लोकेशन है लेकिन वो वैक्यूई ट्रस्ट के पास है, और वो अगर आप उनके जो शॉप वहाँ पे उनसे रेंट पूछें तो वो नॉमिनल सा रेंट दे रहे हैं, तो मतलब वो भी एक डेट कैपिटल है। इस पे पाइड के पास ही एक प्रोजेक्ट है रास्ता के नाम से, रिसर्च फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। उस पर हमने इस पे एक कॉल फॉर प्रपोजल भी दी हुई है डेट कैपिटल पे, जिसमें हमें बहुत से प्रपोजल्स आए हैं, उन पे हम स्टडीज़ करवा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस टाइम एंड ब्रिंगिंग दिस टू द पब्लिक फ्रॉम यूनिवर्सिटी क्लासरूम से इसको पब्लिक में लाने के लिए बहुत शुक्रिया। आप जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं उनमें कुछ रिफॉर्म्स ऐसे हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स के पार्क्स पे बात है, क्या वो करने देंगे? पहला सवाल। देखें, जब हम बात कर रहे हैं ना कि सिविल सोसाइटी, एकेडेमिया और ये ब्लैक होल जैसे प्लेटफॉर्म, जब यहाँ से बात निकलेगी ना वो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्रिएट होगा। अभी सदाम ने आपको 2 एग्जांपल्स दी। सदाम ने आपको एग्जांपल दी ट्रांसजेंडर्स की, कि आज से अगर मैं 15 साल पहले देखूँ तो ट्रांसजेंडर्स पे शायद बात करना एक कह लें कि स्टिग्मा था, एक वो ग्रे एरिया था हमारे पास, हम बात ही नहीं करते थे। दूसरा हम देखें क्लाइमेट पे बात की हमने, ठीक है, आज से 20 साल पहले क्लाइमेट की अवेयरनेस ही नहीं थी लोगों को, हमारे पॉलिटिशियंस उस पर बात करना भी नहीं चाहते थे। लेकिन ओवर द ईयर्स सिविल सोसाइटी ने वो प्रेशर क्रिएट किया, सेंसिटाइज किया उस इशू को, तो अल्टीमेटली ये बात होना शुरू हुई। सेम वे वी आर सेइंग दैट कि इट्स टाइम टू थिंक अबाउट इट। सिविल सोसाइटी जो है वो इसको सेंसिटाइज करे, और बिलीव मी मेरा डेली जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ कह लें कि वास्ता पड़ता है, और
बिलीव मी कि हम पॉलिटिशियंस को जस्ट ऐसे ही गाली देते हैं, पावर असल जो है वो पॉलिटिशियंस के पास नहीं है, वो कहीं और है। दूसरा सवाल ये भी मुख्तसर से होगा, लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आप क्या समझते हैं कि ये एक डोज समझ ले कि एक बीमार इकोनॉमी को आप दे रहे हैं, तो कितने टाइम तक ये करे? क्योंकि कल को कोई आके कहे कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, तो कोई है ऐसा टाइम फ्रेम कि इतनी देर अगर हम इस पे कायम रहे? देखिए तो जो वो मैंने भी आपसे बात की थी कि हमें एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए सस्टेन्ड पॉलिसी चाहिए, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेबल चाहिए हमें। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे बिजनेस कम्युनिटी को जानता हूँ जो मसलन अभी हमें एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप ने अप्रोच किया कि आप हमें ये स्टडी करके दें कि अगर हम वियतनाम में इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे के लिए वहाँ पे मार्केट की क्या एक्सेसिबिलिटी है, क्या फिजिबिलिटी है। मींस के पाकिस्तानी बिजनेस मैन है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है, बाहर करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता है कि यार कल मिनी बजट आ जाएगा, नई पॉलिसी आ जाएगी, बिजनेस रेगुलेशंस इतनी स्ट्रिक्ट हैं, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए मिनिमम 10 ईयर्स के लिए हमें इंश्योर करना है कि ये पॉलिसी है, ये चेंज नहीं होगी, ये इम्प्लीमेंट रहेगी, ठीक है, मिनिमम 10 ईयर्स। तो वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब सिविल सोसाइटी की तरफ से एक स्ट्रांग डिमांड जाए कि वी नीड चार्टर ऑफ इकोनॉमी, और वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो पॉलिटिशियंस सब के सब मतलब उस पर कंसेंसस हो कि फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स ये पॉलिसीज़ इन एरियाज़ में ये वाली हैं, ये चेंज नहीं हम करेंगे। हाँ, छोटी मोटी जो बाकी की चीज़ें हैं कि लाइसेंस की फ़ी कितनी होगी वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो नहीं आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो तब जाके जो है इकानमी इस मैस से निकल सकती है, अदरवाइज इस मैस से निकलना अभी नज़र नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच।